हाँ तो गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप लोग। हाँ तो मुझे बताइए जरा, क्या आज आप एकदम से तैयार हैं अब लॉ के इंट्रोडक्शन के बाद लॉ के एक्ट्स पढ़ने के लिए। अच्छा जरा मुझे बताइए कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। जरा ये बताइए जल्दी से, हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया लॉ में। है? सबसे पहले ऐसे ऐसे मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया कि व्हाट इज लॉ, लॉ है क्या, क्यों लॉ जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछा था व्हाट इज लॉ। फिर हमने भी पढ़ा था कि हाउ अ लॉ इज मेड एंड वाई लॉ। तो व्हाट हाउ वाई ये तीनों का जवाब हमें मिल चुका है। फिर हमने बोला था कि लॉ एक ब्रॉडर वर्ड है, जरा मुझे जल्दी से याद कराइए लॉ में क्या क्या बातें कवर थी। एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को हम क्या बोलते थे प्यार से, केस लॉज, याद है ये। चलिए फिर हमने बोला था कि एक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट कैसे होगा। तो याद कीजिए एक्ट कितने भाग में बटा हुआ था, एक्ट बटा हुआ था चैप्टर्स में। बेसिक एक्ट किस में बटा था, चैप्टर में, चैप्टर सेक्शंस में, सेक्शन सब सेक्शंस में, सब सेक्शन क्लॉजेस में और क्लॉजेस सब क्लॉजेस में। यानी कि अगर हम लोग जनरल प्रोविजंस पढ़ रहे हैं अदर देन सेक्शन 2 में बोलूं, अगर अदर देन सेक्शन 2 अगर हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं एक्ट में, तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। मानते हैं इस बात को। लेकिन मैं अगर आ जाऊं सेक्शन नंबर 2 में, सबसे पहले बताइए सेक्शन 2 जनरली किस चीज के लिए रिजर्व किया गया था, डेफिनेशंस के लिए। और डेफिनेशंस क्यों अलग से बताया गया था, सोचिए इसका भी मैंने आपको लॉजिक दिया था क्यों, क्योंकि सोचिए मैं एक वर्ड एक्ट में यूज कर रहा हूं, अब मैं उसको बार बार वहां पे डिफाइन करता रहूं, तो सोच आपको नहीं लगता डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो जाएगी। जब जब मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग भी वहां लिखता रहूं, अरे पागल हो क्या, एक बार हमने वहां पे लिख दिया है, अब आप मीनिंग पढ़ लीजिए, वहां पे जो डिफाइन किया गया है बार बार एक्ट में यूज होगा वर्ड, आप मतलब वही समझेंगे। क्या ये बात हमारी क्लियर थी। चलिए लेकिन सेक्शन नंबर 2 को पढ़ने का तरीका अलग था। क्या मेरे बोलने से ही पता चलना चाहिए कि मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। तो हम लोग कैसे बोलते थे, सेक्शन के बाद क्लॉज। पक्का मानते हैं इस बात को। यानी कि सेक्शन 2 में मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, क्लॉज। चलिए और हमने क्या पढ़ा था कि सेक्शन 2 के जो डेफिनेशन होंगे क्या वो पूरे एक्ट पे एप्लीकेबल होंगे। यानी कि अगर सेक्शन 2 में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड डिफाइंड है तो क्या पूरे एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही होगा जो सेक्शन 2 में लिखा होगा। पक्का। लेकिन किसी एक सेक्शन में मुझे वो मीनिंग नहीं चाहिए जो सेक्शन 2 में लिखा है, मुझे कुछ अलग मीनिंग चाहिए, कुछ स्पेसिफिक उसी सेक्शन के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, चुपके से उस सेक्शन में थोड़ा सा उसको और डिफाइन कर दूंगा। अब मुझे बताइए क्या स्पेसिफिक चीज प्रिवेल कर जाएगी जनरल चीज पे। क्या ये बात हमारी क्लियर है। चलिए ये हमने कर लिया था। फिर जरा मुझे बताइए एक्ट कैसे बनता था, जल्दी से प्रोसेस बताइए। लोकसभा में जाता था एक्ट, एक्ट लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता था, गलत। लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया जाता था। आपको बोलना चाहिए मुझे कि सर आप एक्ट बोल रहे हैं, गलत, आपको बोलना चाहिए बिल प्रेजेंट किया जाता है। लोकसभा में सबसे पहले प्रेजेंट क्या किया जाता था, बिल। पास हो गया, एक्ट बन गया। और कह रहे हाँ सर, नहीं बना, नहीं बना, अभी भी बिल ही है। ध्यान दीजिए, अब हो गया राज्यसभा में, राज्यसभा में गया, अब पास हो गया, अब एक्ट बन गया होगा, अब एक्ट बन गया, नहीं नहीं अभी भी बिल ही है। एक्ट कब बनता है, जब हमारे माननीय प्रेसिडेंट का साइन मिल जाता है। ध्यान दीजिए, जिस साल में प्रेसिडेंट साहब ने साइन किया, क्या वही ईयर एक्ट के नाम के आगे लग जाता है। पक्का। चलिए एक्ट बनना एक बात है और एक्ट का लगना ये एक बात है। क्या दोनों अलग अलग बातें थी। याद कीजिए, बन तो गया है प्रेसिडेंट के साइन से, बट क्या इंडिया पे लगना शुरू हो गया क्या, नहीं। तो कैसे लगेगा, ऑफिशियल गजेट में। ध्यान दीजिए, ऑफिशियल गजेट हमारे गवर्नमेंट का, आप समझिए कि नोटिस बोर्ड है, उसमें आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। जैसे ही उसमें नोटिफाई हो जाएगा तो या तो उसमें बता दिया जाएगा कि जिस दिन से नोटिफाई उसी दिन से लगना शुरू हो जाएगा, या अगर कोई डेट बता रखा है तो उस दिन से लगना शुरू हो जाएगा। क्या ये बात हमारी क्लियर है। ऐसे सेम प्रोसेस हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी था। ठीक। चलिए मुझे बताइए कि आखिर ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ये कहां से पता चलता था हमें, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि ध्यान दीजिएगा, संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, कोई भी चीज उसके अगेंस्ट नहीं हो सकती है। और कोई भी काम हो रहा है, सरकार भी यहां तक कोई भी काम करे तो उसका पावर उनको कहां से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपने सही बोला बिल्कुल, आर्टिकल 246 से 3 लिस्ट बना दिए थे कि देखो धक्का मुक्की नहीं करेगा कोई, कोई लड़ेगा नहीं, हम पहले पहले तुम लोग का काम बांट देते हैं, जो तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में आएगा तुम वही काम करोगे। क्या ये बात हमारी ठीक है। चलिए यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो लिस्ट बना था उसको हम क्या बोलते थे, यूनियन लिस्ट या फिर लिस्ट 1, लिस्ट 2 या फिर स्टेट लिस्ट। वो किसके लिए था, उसमें पावर्स बताए गए थे किसके, स्टेट गवर्नमेंट के। और लिस्ट 3, इसको क्या नाम किया था, कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें किसके बात थी, यानी कि वहां पे जो चीजें थे वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलजुल के उसमें अपना, सबका साथ सबका विकास, दोनों मिलजुल के अपना करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, जो बातें लिखी जाती थी लिस्ट में उनको हम क्या बोलते थे, एंट्रीज। वेरी गुड। जैसे कि ध्यान दीजिए, मैं कहता हूं कि सेंट्रल लिस्ट में इनकम टैक्स लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा इनकम टैक्स इज लाइक एन एंट्री इन द लिस्ट ऑफ व्हाट, यूनियन लिस्ट।
क्या ये बात हमारी ठीक है? तो उस एंट्री के रिलेटेड जो भी हमारा कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। क्या ये बात हमारी क्लियर है? चलिए, अच्छा आप जरा मुझे ये भी बताइए कि ये मैंने आपको बताया था ये 1872, अब इस समय तो देश आजाद नहीं था, फिर भी ये कानून चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जैसे ही हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो भैया, अब अचानक से एक्ट बनाना तो पॉसिबल तो है नहीं, देश तो आजाद हो गया, देश को चलाने के लिए कानून तो चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि जो जो एक्ट हमारे अभी आप लोगों को लागू है या जो भी आप अभी फॉलो कर रहे हैं वो एज इट इज आप पे लगते रहेंगे। अब उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि बदल के इसके लिए नया एक्ट ला दें, तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन यही क्या हमारा चल रहा है। चलिए, अच्छा अब एक बात जरा बता दीजिए, आर्टिकल 370 क्या ये हट चुका है? 2019 में हटा है। तो 2019 से पहले आर्टिकल 370 था, तो 370 का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, क्या था? जल्दी बताइए, मैंने बताया कि नहीं बताया? फिर देखो हम ऐसे नहीं खेलेंगे, जल्दी बताइए क्या मैंने बताया है? आपने रिवाइज किया? यस सर या नो सर? यस सर, तो फिर बताना पड़ेगा आपको। नहीं, रोशन बताएगा, रुक जाओ। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ चलिए, बोलिए जल्दी से। देखिए मैं बता देता हूं, मैं बड़ा बड़ा मतलब मैं इस चीज में बहुत ये हूं, जो मैं पढ़ा के भेजूंगा आप जितनी बार पूछे मैं उतनी बार बताऊंगा, लेकिन जब मैंने पढ़ा दिया तो मैं फिर चाहूंगा कि अगली क्लास में मैं पूछूं तो आप जवाब दे पाए। बात तभी मजा आएगा आपको लॉ पढ़ने में, नहीं तो फिर तो यहाँ पे बाबा आएंगे, बाबा ज्ञान देके चले जाएंगे, आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। जरा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 370 मैंने बस इतना ही बताया था कि कोई भी कानून जो इंडिया में बनेगा वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में तभी एप्लीकेबल हो पाएगा जब वहां की स्टेट असेंबली उसको पास कर देगी। बताइए जरा, क्या हमने ये बात बताई थी आपको? पक्का? तो जरा समझिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में तो लग रहा था, ठीक है, लेकिन वहां की स्टेट असेंबली ने कहा था ना ना हमारे पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगेगा। देखो पेन गिरा तुम्हारा, हमारे पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगेगा। बोलिए जरा, क्या ये बात हमारी ठीक है? तो मुझे बताइए, मैं अगर पूछूं कि 2019 से पहले मैं ही पढ़ाता था तो मैं क्या पढ़ाता था? मैं ये पढ़ाता था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरे इंडिया पे लगेगा एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जरा समझिए, आर्टिकल 370 हट गया 2019 में, तो मैं 2019 के बाद मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं ही पढ़ा रहा हूं कि अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, लेकिन पूरे इंडिया में, और इंडिया का मतलब जम्मू एंड कश्मीर भी होगा। यानी कि आज के डेट में आपसे अगर पूछा जाए कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे लगता है, तो आप बोलेंगे जी हां बिल्कुल लगता है। बोलेगा जब तक 370 एप्लीकेबल था क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे लगता था? तो आप बोलेंगे नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वहां की स्टेट असेंबली ने इसको पास नहीं किया था। बताइए जरा, क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? पक्का? तो आज का स्टेटस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, और पहले 2019 से पहले इसका क्या स्टेटस था वो भी आपको पता है। क्या ये बात हमारी क्लियर है? पक्का? तो बच्चों मुझे अब एक बात बताइए, पूरे जोशो खरोश से क्या आज हम इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू कर सकते हैं? पक्का? अब यहां से आपको मजा आएगा बच्चों एकदम से। अब आप समझिए, ये आपका सबसे बेस एक्ट है। मतलब मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, असल में इसमें पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पूरा था ही, साथ ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट भी इसी में कवर्ड था, इसी में था, लेकिन अलग अलग सालों में उनको अलग अलग कर दिया गया। हाँ, एक ही में था सब, ठीक है ना? क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूं कि पार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट में जो हम पढ़ेंगे ना, वो हम लोग पढ़ेंगे जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कौन सी बातें एप्लीकेबल होंगी। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग सेल ऑफ गुड्स का कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा हमारे लिए, लेकिन वो क्या होगा, स्पेसिफिक सिर्फ सेल ऑफ गुड्स की बातें होंगी वहां पे, ठीक है ना? तो गुड्स की बातें होंगी, हाँ बिल्कुल। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप भी क्या है बच्चे, दो तीन लोग मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं, तो वो भी तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक है क्या, पार्टनरशिप का। हाँ, पार्टनर्स के बारे में, तो इस तरह से हमें बात करनी होगी। तो अभी जो हम पढ़ेंगे ना वो जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और वहां पर स्पेसिफिक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सारा चीज एक ही में कवर्ड था, लेकिन ओवर द पीरियड इनको अलग अलग कर दिया गया। क्या ये बात हमारी क्लियर है? पक्का? तो हम लोग शुरू करें बच्चों? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो जरा एक्ट का नाम देखिए, एक्ट का नाम क्या है? 1872। तो ध्यान रखिए, आज के बाद अब आप कभी भी सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे सामने नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या ये बात हमारी क्लियर है? पक्का? चलिए तो फिर आइए जरा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, फिर यूनिट शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपसे पहले करूंगा, फिर हम लोग यूनिट को शुरू करेंगे। तो पहले जरा इंट्रोडक्शन को देखिए जरा बच्चों। इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक बातें हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी। जरा देखिए तो क्या कह रहा है ये। सबसे पहले कह रहा है कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल। बच्चे आपने मर्केंटाइल लॉ सुना है? मैं आपको बता दूं, हम लोग जब सीपीटी दे रहे थे ना, तो हमारा जो सिलेबस था ना,
तब लॉ, तो उसका नाम था मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल का मतलब होता है बिजनेस या कॉमर्शियल, ठीक है ना। जैसे आप समझिएगा, हम लोग जो एक्रूअल सिस्टम अकाउंट से पढ़ते हैं, तो याद कीजिए मैंने उसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी बोला था, दो और नाम बताए थे, आपको याद है? अ, 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 हाँ, ड्यू बेसिस, एक्रूअल सिस्टम मतलब ड्यू बेसिस, और एक और नाम है उसका मर्केंटाइल बेसिस। मर्चेंटाइल नहीं, मर्केंटाइल बोलना भी सीखो। मर्चेंटाइल नहीं, मर्केंटाइल होता है, ठीक है। आप बोलेंगे यही क्यों होता है सर, हमको भी पता नहीं, इंग्लिश वाला सब जो है ना, कि क्यों ऐसा प्रोनाउंसिएशन बता दिया, लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे बताना, ये भी मेरा काम है, ठीक है ना। तो मर्चेंटाइल नहीं बोलना, बेइज्जती करा दोगे मेरा कहीं पे, तुम मर्केंटाइल बोलोगे, ठीक है। चलो, तो ध्यान दो, कह रहा है कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल या फिर कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ मतलब आप ये समझिएगा कि ये सबसे बेसिक लॉ है, कि कोई भी आदमी जो बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो भैया बिजनेस में वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा। मतलब आप समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बिजनेस में जा रहा हूं, अब क्या मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करूंगा, जैसे कि मान लीजिए यही देखिए क्लासरूम, अभिषेक तुम तो आए थे, जब तुमने देखा था, जब तुम पहली बार हमने जब ये जगह रेंट पे लिया था, तो क्या ये पूरा लंबा हॉल था? लंबा हॉल था। अब इसमें देखो दो क्लासरूम्स बन गए हैं, क्या मैंने पार्टीशन का काम करवाया? अच्छा, ये पार्टीशन का काम करवाने के लिए मैंने एक वो मतलब इंटीरियर का काम करता था, नहीं मिस्त्री नहीं, वो एक इंटीरियर का काम करता था, मैंने उसके साथ ये बोला उसको कि तुम आओ और मेरे इस रूम को पार्टीशन कर दो, इस हॉल को तुम दो रूम में कन्वर्ट कर दो। अब जरा मुझे बताओ, क्या मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था? अभी मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग नहीं समझा रहा, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूं। अब जरा मुझे बताओ कि मैं जैसे ही बिजनेस में आया, अब मुझे तो चलो जानकारी है, लेकिन मान लो ऐसे कोई साइंस वाला कोचिंग खोलेगा, क्या वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? मान लो कि मैं कॉमर्स नहीं पढ़ा रहा था, मैं सीए नहीं पढ़ा था, मैं साइंस का टीचर था, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता, ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं भी तो पार्टीशन करने के लिए उससे कॉन्ट्रैक्ट ही करता ना। तो जरा मुझे बताइए, क्या कोई भी आदमी जो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस में एन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा होगा, मतलब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा होगा? तो ये सबसे बेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्ट है, ये हर किसी को पता होना चाहिए। जो भी लोग बिजनेस में जाना चाहते हो, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर हमें क्यों पता होना चाहिए? अरे आपको तो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी जो बिजनेस करने जाएगा ना, वो पहले लॉ नहीं पढ़ के जाएगा, वो सीधा धंधा करना शुरू करेगा, फिर उसको कोई दिक्कत आएगी ना, तो वो आप ही लोगों को तो पकड़ेगा, ए सुनो जी तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इधर आओ, जरा हमको बताओ तो, हम ही काम किए, मेरे साथ कुछ गड़बड़ी हो गया, क्या क्या उपाय है मेरे पास, हम क्या कर सकते हैं? इसी बात का आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो जब तक आपकी नॉलेज प्रॉपर नहीं होगी, आप सामने वाले को कैसे समझा पाएंगे? और अगर अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, तो आपको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना पहले जरूरी है। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? यानी कि कोई भी आदमी छोटा से छोटा, अरे पान का दुकान का भी बिजनेस करोगे ना, तो भी ये एक्ट जरूरी है, क्योंकि वो भी डेली बेसिस पे सप्लायर लोगों से सामान ले रहा होगा, लोगों को सामान बेच रहा होगा, तो ये हर किसी को जानना चाहिए। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? चलिए, तो देखिए जरा, हम क्या बोल रहे हैं कि द लॉ कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब समझ, एकदम जबरदस्त जरूरी चीज है ये तो हर किसी को पता होनी चाहिए। क्या ये बात हमारी ठीक है? तो कह रहा है द लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। याद कीजिए हमने क्या बताया था, एक्ट क्या होता था? कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके या कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक ही जगह रख दिए जाते थे, इन्हीं को क्या बोला जाता था? एक्ट। ऐसे समझिएगा कि सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ये कहां रखा गया? एक एक्ट में, जिसका नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये हमें पढ़ना है। तो देखिए जरा, द लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए सारे नियम कानून आपको कहां मिल जाएंगे? एक एक्ट में, जिसका नाम क्या होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले बताइए जरा, क्या ये इंट्रोडक्शन का पहला सेंटेंस हमें क्लियर है? पक्का? चलिए अब जरा दूसरा लाइन आप ही मुझे पढ़ के बताइए तो जरा। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872, यानी कि 1 सितंबर 1872 से ये लगना शुरू हुआ। क्या ऐसा लिखा है ये बनना है, बना है उस दिन? नहीं, लगना शुरू, यानी कि उस समय का जो ऑफिशियल गजट होता होगा उसमें इसको पब्लिश कर दिया गया था उस दिन से, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि 1872 में ही बना भी है और उसी में ये पब्लिश भी होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा साल के अंत में क्या लगा हुआ? 1872। इसका मतलब कि उस समय क्वीन का जो साइन मिला होगा वो कब मिला होगा? 1872 में ही मिला होगा, और उसी साल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब गजट में वो आ भी गया होगा। क्या ये बात हमारी ठीक है? अच्छा, इसके बाद वाली लाइन जरा पढ़िए तो। यही चीज ना, थोड़ा देर के बाद, वही 11 बजे तक आइएगा, ठीक ना। अब जरा, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, यही चीज जो है ना, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अच्छा, पहले जब मैं पढ़ाता था 2019 से पहले,
तो ये जो इंक्लूडिंग था ना, यहां पर इंक्लूडिंग लिखा होता, यहां पे लिखा होता था एक्सक्लूडिंग। अब आपके लिए क्या लिख दिया मैंने, इंक्लूडिंग। रीजन आप मुझे बताइए, रीजन क्या है? क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई चेंज आया इसकी वजह से? नहीं नहीं नहीं, चेंज कहां आया? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 में चेंज आया, और उसकी वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता था, वहां भी लगना शुरू हो गया। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? तो आप यहां पर लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए, एज आर्टिकल 370 हैज बीन रिमूव्ड। लिख लीजिए, आप क्या लिखेंगे यहां पे, एज आर्टिकल 370, आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात हो रही है, ठीक है ना, आर्टिकल 370 हैज बीन रिमूव्ड। तो पहले मुझे बताइए, क्या ये बात हमारी ठीक है? पहले मुझे बताइए, यहां तक बातें क्लियर हैं? चलिए, अब देखिए जरा, मुझे बताइए, मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, लेकिन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ने से पहले हमें कुछ जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बातें करनी होगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो बातें हम पढ़ेंगे ये हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है? यानी कि ध्यान दीजिएगा, मैं अगर सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अरे भैया तो है तो कॉन्ट्रैक्ट ही ना, बाय नेचर तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो जो बातें कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल होंगी वो तो रहेंगी ही, और साथ में सेल ऑफ गुड्स वाली जो स्पेसिफिक बातें होंगी वो भी लगेंगी। तो आपको ये पहले जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली सारी बातें समझनी पड़ेगी कि इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या बातें होती है, वो सारी बातें हमें पहले समझनी पड़ेंगी, ठीक है? तो देखिए जरा क्या कह रहा है कि द एक्ट मोस्टली डील्स विद, ध्यान दीजिएगा, क्या जनरल प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स नहीं बता रहा है किसी एक चीज के बारे में, इन जनरल आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या ये बात हमारी क्लियर है? तो कह रहा है कि द एक्ट मोस्टली डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये इन जनरल बातें हैं। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? फिर कहता है द एक्ट इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स, यानी कि ये जो हमारा एक्ट रहेगा ये दो पार्ट में अब बटा हुआ है, ठीक है? दो पार्ट में कैसे कैसे बटा हुआ, तो देखिए जरा, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें सेक्शन 1 से लेकर 75 तक की बातें करनी है, जो कि आपका सिलेबस है फाउंडेशन का, यानी कि आपको सेक्शन लेके 1 से लेके 75 तक की ही बातें करनी है, ठीक है? तो इसमें जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें हमें करनी है। ये कहता है कि डील्स विथ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर, ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, यानी कि ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक की जो बातें करेंगे, उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें करेंगे। तो देखिए, जो स्पेसिफिक में जो उनके बारे में स्पेसिफिक बताया जाएगा वो तो लगेगा ही, और क्या ये जो जनरल बातें बताई जाएंगी 1 से लेकर 75 तक, वो भी उनके ऊपर लगेगा। जी हाँ, वो भी लगेगा। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक से पढ़ने से पहले आपको क्या जनरल बातें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल। तो स्पेसिफिक से पहले हमें क्या क्लियर होना चाहिए, जनरल। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? 1 to 75 पक्का। और आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में अभी यही है, लेकिन जो अब आप पूछेंगे कि सर नया सिलेबस में क्या कुछ झोल हो सकता है? हो सकता है बच्चे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि नए सिलेबस में कुछ चीजें आ जाए इंटरमीडिएट से आपके पास यहाँ पे, क्योंकि अब लॉ 100 मार्क्स का हो रहा है। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? अभी 60 का हो रहा है ना, मैंने बताया था ना, न्यू सिलेबस में आपका 100 मार्क्स का हो रहा है। तो एज ऑफ नाउ, कल तक तो मैंने चेक किया था, कल तक तो ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया अभी तक आईसीआई की तरफ से, बट हम लोग होपफुल हैं। देखिए जरा, मंथ में कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, अगर नवंबर में आपको देना है, नवंबर में बच्चों को अपीयर करवाना है आपको न्यू सिलेबस से, तो आपको अब तो बताना ही पड़ेगा ना भैया, उसको सिलेबस मिलेगा तब ना। कोई मान लो अगर सोच रहा होगा अभी कि हम नवंबर में देंगे एग्जाम, वो तैयारी कैसे करेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि न्यू सिलेबस आ रहा है। अब आप वो बैकआउट नहीं कर सकते इससे, सिलेबस तो बिल्कुल वो रिलीज करेंगे, मतलब इस मंथ में तो मुझे लगता है कर ही देंगे। बस थोड़ा सा वेट की, जैसे ही आएगा तो मैं आपको अपडेट क्लास में भी कर दूंगा कि देखिए आप इतना पढ़ रहे हैं, पास हो जाए, नहीं तो अगले में ये भी पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको करना होगा। क्या ये बात हमारी ठीक है? चलिए, अब देखिए जरा, जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट हमारा होगा 124 से लेके 238 तक चलेगा, ठीक है? लेकिन यही चीजें जो है ना आपको पढ़नी है कहाँ, इंटरमीडिएट में। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें अब वहां से उठ के शायद यहाँ आ सकती हैं। हाँ, ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कुछ, फर्स्ट पार्ट भी रहेगा, ये भी आ जाएगा सेकंड पार्ट में। अब देखो 40 नंबर का लॉ बढ़ाना है ना भाई, तो वो क्या लगता है 40 नंबर में वो छोटा छोटा चीज बढ़ा देगा, रगड़ के बढ़ाएगा, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा जरा। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं अभिषेक, तुम्हारा सेकंड ईयर ग्रेजुएशन जो है ना, उसमें है ये सब चीजें, गारंटी, बेलमेंट प्लेज, सब है आपके सिलेबस में। देखिए जरा, आपके पास तो बुक भी है, देखिए जरा, उसमें आपको दिखेगा। देखिए तो जरा, गारंटी वगैरह है, प्लेज वगैरह, इंडेमनिटी वगैरह, देखिए ना वहां सामने कंटेंट्स में ही दिखेगा आपको।
देखो ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज, ये सब लिखा हुआ होगा उसमें। और नीचे जाओ, अरे यार नीचे जाओ ना जी, बहुत नीचे जाओ, तुम अभी ऊपर हो। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ है ना, तो देखो ये सब चीजें आपको इंटरमीडिएट में पढ़नी है, ठीक है ना, तो वो हो सकता है कि यहाँ आ जाए, खैर चलिए जब आएगा तो देखा जाएगा। हाँ देखिए जरा तब, तो देखिए जरा, स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे कुछ, इंडेमनिटी की, गारंटी की, बेलमेंट की, प्लेज की, एजेंसी की। इनकी बातें हमें यहां पर अभी नहीं करनी है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपके एक्ट में कहीं कहीं पे ये वर्ड्स यूज होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जब ये वर्ड्स जहां पर आएंगे तो मैं बिल्कुल आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हुआ चलूंगा। क्या ये बात हमारी ठीक है? पक्का? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा कि एजेंसी से जुड़े हुए जो भी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तो हमें पढ़ने ही होंगे, लेकिन एजेंसी वाला भी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हमें पता होने चाहिए। क्या ये बात हमारी क्लियर है? चलिए, अच्छा ये जो यूनिट है हमारा, यूनिट नंबर 1, इस यूनिट में हम लोग बेसिकली किन बातों पे फोकस करेंगे, तो जरा देख लीजिए, इसमें हम लोग मेन फोकस क्या करेंगे, एसेंशियल्स ऑफ लीगली इन्फोर्सेबल अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। मैं समझ रहा हूं आपको भी लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन में लिखा है तो बस खाली पढ़ लीजिए, बाकी तो हम लोग पूरा उसको पढ़ेंगे। वो क्या होगा, इट सेट्स आउट द रूल्स फॉर द ऑफर, हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि ऑफर क्या होगा, एक्सेप्टेंस क्या होगा, उसका रिवोकेशन मतलब उसको कैसे रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, रिवोक कैसे कर सकते हैं। इट स्टेट्स द सर्कमस्टांसेस व्हेन एन अग्रीमेंट इज वॉइडेबल, कुछ होगा वॉइडेबल, अभी मुझे नहीं पता है बट कुछ होगा वॉइडेबल, पढ़ेंगे हम। या फिर इनफोर्सेबल बाय वन पार्टी ओनली, मतलब जब मैं वॉइडेबल आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा कि वो किसी एक ही पार्टी को ऑप्शन मिलता है वॉइड करने का या फिर वैलिड करने का, इसलिए उसको वॉइडेबल बोला जाता है, तो सिर्फ एक पार्टी को ऑप्शन मिलता है। तो देखिए जरा इसलिए क्या बोल रहा है, इनफोर्सेबल बाय वन पार्टी ओनली, ठीक है, एंड व्हेन द अग्रीमेंट्स आर वॉइड दैट इज नॉट इनफोर्सेबल एट, ये सारी बातें हमें यहां पर पढ़नी होंगी इस यूनिट नंबर 1 में। तो पहले मुझे बताइए क्या ये बेसिक बातें हमें क्लियर है? पक्का? अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यूनिट नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, और यूनिट नंबर 1 का हमारा नाम क्या है बच्चों, जरा ये बताइए, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम लोग अभी बेसिक एकदम हल्का फुल्का बस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर समझेंगे इसमें, कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या होता है, उसके लीगल इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होगा, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे जिनसे मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बहुत सारी बातें पढ़ने वाले बच्चों, और एकदम आराम से बेस बना के हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन बच्चों इसको पढ़ने से पहले जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहला मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, जो सबसे पहली बात आपको मेरे से क्लास करते वक्त ध्यान में रखना है वो ये कि सबसे पहले मैं आपको उस सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूं कि उस सवालों को दबा के आप रखें पहले, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कोशिश करें कि आप मेरी बात पे फोकस ज्यादा कर रहे हो रादर देन कि आप अपने मन में कुछ सोच रहे हो। इससे क्या होगा कि शायद आपके सवाल का जवाब मैं दे भी दूंगा और आपका ध्यान उस पर रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो जब हम लोग पहले, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप एकदम आराम से टेंशन फ्री होकर पहले मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, मैं आपको सारी बातें खुद ही पहले समझा दूंगा, ठीक है ना। तो आप एकदम आराम से पेशेंस रखेंगे, ठीक है। ये बात आपको मुझे देनी होगी कि जब मैं समझा रहा हूँ तो आप प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है। पक्का? चलिए, और दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि जो मैं आपको पढ़ा दूं वो आपको, जब मैं बोलूं कि आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, अगली क्लास में आप रिवीजन करके आएंगे, तो आप रिवीजन करके आएंगे, आप रिवीजन करके आएंगे, फिर अगली क्लास में शुरू के 5 मिनट में मैं पहले आपको वही पिछले क्लास का रिवीजन ही करवाता हूँ, तो मैं पिछली क्लास का आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, लेकिन रिवीजन करवाते वक्त मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, मैं बोलता रहूंगा और मैं पूछता भी रहूंगा, बोलूंगा ये दिन क्या आता था, तो आपको बोलना पड़ेगा उसमें फिर। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? तो यानी कि आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आराम से समझना होगा पहले, और दूसरा जब मैं आपको रिवीजन के लिए बोलूंगा तो आप रिवीजन करके आएंगे और क्लास में बोलेंगे भी, ठीक है। तीसरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, और एक बहुत जरूरी बात है जो मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं, हम लोग कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है? बोलिए जरा, हम लोग सेक्शंस वगैरह पढ़ने वाले हैं। अब देखिए सेक्शंस हम बहुत सारे पढ़ेंगे, ठीक है ना,
तो जरा एक बात समझ लीजिए, हम सेक्शंस बहुत सारे पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए सेक्शन हमने अभी बोला कि 1 से लेकर 75 तक हमें पढ़ना है, मानते हैं? फर्स्ट यूनिट में नहीं, पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। हाँ, अब इन सेक्शंस में कई सारे सब सेक्शंस भी होंगे, तो अब क्या करें? अब जरा पूरा रट जाए 1 से 75, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई एक बच्चा रट भी जाए, लेकिन मैं कहूंगा वो फिर आपके लिए एक तरह से वर्थलेस भी है। आप समझिए इस बात को, हर सेक्शन आपको रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं अभी सेक्शन का पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहा, सेक्शन नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं कहूंगा कुछ सेक्शन नंबर 10 है, क्या सेक्शन नंबर 10 आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि सेक्शन नंबर 10 में क्या था? मैं आपको बोलूंगा कि जी हाँ, याद तो रहना चाहिए, लेकिन मैं ये सारे नहीं कहूंगा आपको, लेकिन जो जो मैं आपको बोल दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन नंबर आपको याद होने चाहिए, तो क्या आप उसको याद करेंगे? ठीक है, हालांकि मैं आपको क्लास में बार बार वो बुलवाता रहूंगा जिससे आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, लेकिन आपको वो चीज याद रखना होगा। तो अब आप एक बात समझ लीजिए, आप कहेंगे सर सेक्शन नंबर क्यों याद रखना जरूरी है, क्या इससे हमारे नंबर अच्छे मिलेंगे? मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने सेक्शन को कोट किया है तो नो डाउट आपको नंबर थोड़े से अच्छे मिलेंगे, और जो सबसे बड़ी बात होगी जानते हैं कि आपका इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा एग्जामिनर के नजर में, और वो आपको अच्छे नंबर देना शुरू कर पक्का। अब जनरली एक बच्चे सवाल पूछते हैं, बच्चे जरा एक सवाल हमेशा पूछते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सर मान लीजिए कि क्वेश्चन आया, जैसे कि मान लीजिए कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का सवाल आया है, और ये है मान लो कि सेक्शन नंबर 11 में डेल्ट है, ठीक है, इसके बारे में बातें लिखी गई है सेक्शन नंबर 11 में। आपसे जो सवाल पूछा गया आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन आपने सेक्शन नंबर 11 की जगह लिख दिया है सेक्शन नंबर 12। मतलब आप ध्यान दीजिएगा, आपने अंदर की बातें जो लिखी गई हैं लॉ में वो सारा सही लिखा, लेकिन आपने जब आंसर में कोट किया तो आपने सेक्शन 11 की जगह आपने सेक्शन 12 लिख दिया। अब बच्चे जनरली पूछते हैं सर तो इसमें क्या होगा, हमें स्टेप मार्किंग तो मिलेगा ना? जैसे मान लो कि 4 नंबर का सवाल है, चलो वो गलत है, 1 नंबर काट लो, 3 नंबर क्या हमें मिलने चाहिए? तो मैं कहता हूं बच्चे आपको 0 मिलना चाहिए, और मैं अगर कॉपी चेकर हूं ना तो मैं सीधा काट दूंगा इसको और मैं 0 लिख दूंगा। अब बोलेंगे सर अंदर की बात तो सही लिखी है, अरे बात तो सही लिखी है लेकिन तुमने रेफरेंस ही तो गलत सेक्शन का दे दिया। तुम कह रहे हो सेक्शन 12 पर, जबकि आंसर किसके हिसाब से होना चाहिए? सेक्शन 11 के हिसाब से होना चाहिए। अब जरा समझिए, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेक्शन हम तभी लिखेंगे एग्जाम में जब हम डेड श्योर होंगे। डेड श्योर मतलब कि मरते मरते भी कोई पूछा तो एकदम कंफर्म होंगे। इसीलिए कुछ सेक्शंस में आपको बोलूंगा ये आपको हमेशा याद होने चाहिए, और आप लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? बोलिए जरा, क्या ये बात हमारी ठीक है? पक्का? और लॉ को बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ पढ़ने से लॉ नहीं होता है, लॉ में पढ़ना भी जरूरी है और साथ साथ अभी से ही उसको लिखना भी जरूरी है। यानी कि लॉ एक आदत की बात होती है बच्चे, आप पढ़ लेंगे समझ लेंगे, लेकिन अगर आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया ना तो आपसे मैं पूछूंगा आप बोलेंगे सब, लेकिन आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि आपके अभी तक ऐसा कोई मशीन बना नहीं है बच्चे कि दिमाग पे सेट कर दें और जान लें कि इसका नॉलेज पूरा है। आपकी नॉलेज आपके लिखने से पता की जाती है। तो आपको सब कुछ आता है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं, नंबर नहीं मिलेगा बच्चे। कम ही आता है लेकिन उसको बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? पक्का? ये कुछ बेसिक बातें क्या हमारी क्लियर हैं? पक्का? चलिए फिर तो आइए जरा शुरू कीजिए। आइए जरा, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको थोड़ा सा भी समझना है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। चलिए पहले मुझे बताइए, क्या ये बात हमारी ठीक है? बोलिए। चलिए, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा जरा, मुझे एक बात बताइएगा जरा। अब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना चाह रहा हूं, पक्का? तो जरा मुझे बताइए, क्या मैं इंडियन समझ सकता हूं? इंडियन मतलब आप क्या समझेंगे? इंडिया, पक्का? अब जरा मुझे बताइए, क्या हमें इंडिया का मतलब पता है? अरे अभी तो पढ़ाए थे, अभी जस्ट तो पढ़ाए थे, देखो ना जरा यहाँ पे हमने क्या पढ़ाया था आपको। इंडिया का मतलब क्या होगा? देखिए, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको इंडिया का मतलब पता है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ सर पता है, इंडिया मतलब पूरा भारत इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मुझे बताइए जरा, तो क्या हमें इंडिया का मतलब पता है? प्लीज आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली ये है क्या, इसको कैसे हम समझना शुरू करेंगे। मुझे बताइए, क्या इंडिया का मतलब हमें पता है?
इंडिया का मतलब क्या होगा कि पूरा इंडिया, और उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड होगा। यही हम लोग 2019 से पहले क्या बताते थे कि पूरा इंडिया रहेगा बट एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मानते हैं इस बात को? चलिए, अच्छा एक्ट का मतलब अब आप समझते हैं क्या? अरे भाई अभी जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने क्या किया था कि कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी जगह लिखे हुए हैं, और इसको हमने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट। बताइए जरा। और ये एक्ट कैसे होता था? इनएक्टेड बाय लॉ होता था, याद कीजिए। तो ये इनएक्टेड है, ठीक है ना? तो इनएक्टेड बाय लॉ, एक्ट भी हमें क्लियर है। अच्छा, ये 1872 आपको क्लियर है क्या? यानी कि इस साल में प्रेसिडेंट का साइन मिला है, ऑफिशियल नहीं, प्रेसिडेंट का साइन मिला होगा। तो उस वक्त तो प्रेसिडेंट थे नहीं हमारे, तो कौन थी? क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी। तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड का उस साल उसको ठप्पा लग गया था। ठीक है, तीनों बात समझते हैं। तो बतवा बत निकल के आया कि समझना हमें क्या है। पहले बताइए जरा, क्या ये बात हम समझ रहे हैं? तो हमें ना कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को समझना है, पक्का? चलिए, अभी आप कुछ मत लिखिए, आप बस अभी थोड़ा सा मेरे साथ समझिए। पहले बेसिक एक ओवरव्यू लीजिए, फिर हम लोग नोट्स वोट्स को रेफर करना शुरू। तो पहले मुझे बताया हमें किस वर्ड को समझना है? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को, पक्का? चलिए, तो मुझे बच्चों समझना है अब वर्ड कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट। अभी ध्यान दीजिएगा, मैं अभी शुरुआत में एकदम लेमैन की तरह बात करूंगा। लेमैन मतलब समझते हैं आप क्या? जिसको इस चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है ना? तो अभी जरा समझिए बच्चों, मुझे एक बात बताइए जरा, कि आप मेरे से लॉ पढ़ रहे हैं, क्या आपके और मेरे बीच में भी एक कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? अच्छा, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं पढ़ा, लॉ में क्या लिखा है, बट आप कुछ तो समझते होंगे उसका मतलब। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कुछ तो समझते होंगे, क्या समझते होंगे जरा मुझे बताइए? एग्रीमेंट, चल ठीक है, दो पार्टीज ने कुछ कुछ करने का डिसीजन लिया। जैसे कि ध्यान दीजिएगा कि हम दोनों ने अगर अपना अपना राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अगर डिसाइड कर रखा है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है। अब आप कहेंगे सर ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होता है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब समझिए, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि मुझे क्या करना है, और राइट्स का मतलब होता है कि इसमें मेरा क्या मुझे मिलेगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, आपको अगर मैं बोलूं कि आपका ऑब्लिगेशन क्या है, तो आपका ऑब्लिगेशन है पेमेंट करना, और मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? आपको पढ़ाना, पक्का? अब ध्यान दीजिएगा, मेरे राइट की अगर बात करेंगे तो मेरा राइट क्या है? आपसे पैसे लेना, और आपका राइट क्या है? प्रॉपर नॉलेज लेना। बोलिए ना जरा, मानते हैं इस बात को? अगर हम दोनों ने अपना अपना राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिसाइड कर रखा है, तो इसका मतलब क्या? हम लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, पक्का? अभी तो मैं लेमन की तरह यही समझूंगा। मानते हैं इस बात को, पक्का? चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को सारा मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है? तो दो लोग बैठ के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, क्या दो ही लोग हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि ध्यान लीजिए, सारे बच्चों ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? कि दो से ज्यादा लोग हैं। लेकिन मैं 1 to 1 होम ट्यूशन देता हूँ, एक टाइम पे एक ही बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो मैंने क्या बोल रखा है कि एक टाइम पे एक ही से कॉन्ट्रैक्ट है। तो कम से कम लेकिन दो आदमी तो चाहिए। जरा मुझे बताइए, क्या मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ? और रोहित सिंह मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर पागल लोग कहेगा, हमको कहेगा पत्थर मारो इसको, ही पागल हो गया है। आप समझिए जरा, क्या मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता बच्चे, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें तो बनाना है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, पक्का? प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, मैं ना आपके सामने दो बातें रखता हूं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं सब सब चीज आपको पता चलेगा, बस अभी आप समझने पे फोकस कीजिए। मैंने आपके सामने पहले दो एग्जाम्पल्स रखता हूं, ठीक है? एक एग्जाम्पल नंबर 1 में है, मैं कहता हूं कि इधर है मिस्टर एक्स और इधर है मिस्टर वाई, क्या ये दो पर्सन है? बोलिए जरा। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा है, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? मैं आराम से अभी एकदम इजी लेके चलिए आप, ठीक है? ये कह रहा है कि क्या तुम मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदोगे? बोलो जरा बच्चे, क्या मिस्टर एक्स ऐसा बोल सकता है उसको? पक्का? तो ध्यान दें, लॉ में हम लोग इसी को आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या कहलाता है? ऑफर। ध्यान दीजिएगा, क्या मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक ऑफर दे दिया है? क्या बोला है कि क्या तुम मेरे कार को 2 लाख रुपए में खरीदोगे? बोलो जरा बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? पक्का? तो मैं इसको क्या बोलूंगा? नॉर्मली ऑफर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मिस्टर एक्स ने क्या दे दिया है? ऑफर।
पक्का? जरा ध्यान दीजिएगा, मिस्टर वाई के लिए क्या ये जरूरी है कि वो इसको एक्सेप्ट ही करे या वो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं? पक्का? तो ध्यान रखिएगा, रिजेक्ट कर देंगे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, खत्म, बात ही खत्म, बनेगा ही नहीं, ठीक है ना? तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि मिस्टर वाई जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं। बताइए जरा बच्चों, क्या ये बात ठीक है? पक्का? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा बना चेन, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा बना कि इन्होंने क्या दिया है, कहा है कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, और ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं 2 लाख रुपए में तुम्हारी कार खरीद लूंगा। बोलिए जरा, एक तो एग्जाम्पल ये है बच्चों, मानते हैं इस बात को? पक्का? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि इधर इधर ये हमारी माँ है, माँ हमारी मम्मी हो सकती है, इधर ये हमारा छोटा सा अभिषेक है, ये अभिषेक, और ये अभिषेक की मम्मी है। मानते हैं इस बात को? अभी सुबह सुबह अभिषेक क्लास के लिए आ रहा था, मम्मी ने बोला बेटा क्या तुम आलू के पराठे खाओगे? हाँ अभिषेक, ऐसा हो सकता है, क्या तुम आलू पराठे खाओगे? अभिषेक क्या बोल सकता है, अरे मम्मी नेकी और पूछ पूछ, हाँ हाँ मैं खाऊंगा। बोलिए जरा, क्या अभिषेक भी बोल रहा है कि हाँ खाऊंगा? बोलो जरा। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, मैं नॉर्मली अगर आपसे अभी पूछूं तो क्या यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर आप बात करें तो जरा मुझे बताइए, क्या एग्जाम्पल नंबर 1 में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक ऑफर दिया हुआ है, इसको मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो यहाँ भी ऑफर का एक्सेप्टेंस हुआ है। पक्का? अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि माँ ने अभिषेक को ऑफर दिया है कि क्या अभिषेक तुम आलू के पराठे खाओगे, और इसको भी क्या अभिषेक ने एक्सेप्ट कर लिया है? बोलिए जरा। पक्का? अच्छा दोनों ठीक है, लेकिन दोनों में एक फर्क है बच्चे, जरा समझिएगा, ये थोड़ा सा बिजनेस वाली बात हो रही है और ये घर वाली बात हो रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये 2 एग्जांपल आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फर्क थोड़ा सा अभी से ही क्लियर करके हम चलेंगे। जरा मुझे ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या थोड़ा सा बिजनेस वाली बात हो रही है, और यहां नहीं लगता आपको कि घर वाली बात हो रही है? लेकिन ऑफर तो दोनों जगह है बच्चे, बताइए जरा, क्या दोनों जगह ऑफर है? पक्का? एक्सेप्टेंस दोनों जगह है? बिल्कुल। तो आइए जरा बच्चों थोड़ा सा देखिए, अभी थोड़ा सा मुझे बस 5 मिनट दीजिए, आप अभी सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा ना एक चेन बनेगा, चेन फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं बोलूंगा तभी लिखिएगा, अभी आराम से बस समझिए, अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, अभी आप सिर्फ समझने पे फोकस दीजिए, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, मैं फिर से पूछता हूं, अभी जो हमने ये 2 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, क्या दोनों में ऑफर हो रहा है? क्या दोनों में एक्सेप्टेंस हो रहा है? मानते हैं? दोनों अलग अलग तरह के हैं, ऑफर्स दोनों अलग अलग तरह के हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों में बेसिक बात तो ये है कि दोनों क्या है, ऑफर है। पक्का? चलिए, तो हमारा जो नॉर्मल चेन ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या देना होगा बच्चों? हमें सबसे पहले ऑफर देना होगा। मानते हैं इस बात को? पक्का? ध्यान दीजिएगा, ऑफर के बाद क्या आएगा? एक्सेप्टेंस। मानते हैं इस बात को? चलिए, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ऑफर के साथ जब एक्सेप्टेंस मिलेगा ना, तो मैं इसको बोलूंगा ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। बोलिए जरा बच्चों, क्या ये बात ठीक है हमारी? जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मैं अगर अभिषेक से कहता हूं अभिषेक क्या तुम मुझसे लॉ पढ़ोगे, तो ये मैंने तुम्हें क्या दिया? ऑफर। अभिषेक कहता हाँ सर मैं आपसे लॉ पढ़ूंगा, तो ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस मिला बच्चों, क्या बन जाएगा? ये प्रॉमिस। तो देखिए जरा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। मानते हैं इस बात को? पक्का? लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना? जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मैं अगर इसको कह रहा हूं कि क्या तुम मुझसे लॉ पढ़ोगे, तो मैं इसको लॉ पढ़ाऊंगा, अब बदले में क्या देगा मुझे? पैसा देगा। पक्का? जरा मुझे बताइए, अब मैं इसको लॉ पढ़ाने की बात कर रहा हूं, ये पैसे देने की बात कर रहा है, क्या हम दोनों एक दूसरे से जानना चाहेंगे कि बदले में क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, यानी कि मैं अगर पढ़ाना चाह रहा हूं तो क्या मैं ये जानना चाहूंगा कि मैं तो पढ़ाऊंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? ऐसे अभिषेक जानना चाहेगा, पैसे तो मैं दे रहा हूं सर, बदले में मुझे क्या मिलेगा? बताइए जरा, क्या ये बात हो सकती है? पक्का? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्या होगा हमारा
अब जैसे कि अच्छा ये प्रॉमिस अब मैं उठा लेता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं अब क्या प्रॉमिस। ध्यान दीजिए मैं आपको बहुत अच्छे से बनवा दूंगा, इसलिए अभी टेंशन मत लीजिए, अभी आप बस समझने में फोकस करिए। अब मुझे बताइए क्या मैं बोल सकता हूं प्रॉमिस मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस? ये प्रॉमिस का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। चलिए इसमें मुझे कुछ जोड़ना है, कि मैंने क्या जोड़ना है, बदले में क्या। इसी बदले में क्या को हम बोलेंगे समथिंग इन रिटर्न, और समथिंग इन रिटर्न बेसिकली क्या होता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कि बदले में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर कंसीडरेशन। बोलिए जरा। चलिए जैसे ही कंसिडरेशन मिल जाएगा प्रॉमिस के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। मानते हैं इस बात को? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, हमने एक दूसरे से ऑफर एक्सेप्टेंस कर लिया है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, मान लीजिए इसी 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 एग्जांपल में आइए जरा आप। तो मिस्टर एक्स को क्या मिल रहा है बदले में, बताइए जरा। बदले में क्या मिल रहा है, 2 लाख रुपए। और मिस्टर वाई को क्या मिल रहा है बदले में, कार। मानते हैं इस बात को? तो जरा मुझे बताइए, मैं अगर बोलता हूं कि समथिंग इन रिटर्न, मुझे बताइए कि मिस्टर एक्स को कार के बदले क्या मिल रहा है, आप बोलेंगे सर पैसा मिल रहा है, पक्का। और मुझे बताइए मिस्टर वाई को पैसे के बदले क्या मिल रहा है, आप क्या बोलेंगे, कार मिल रहा है। इसका मतलब दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है बच्चे, दोनों लोगों को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, पक्का कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। आइए जरा इधर देखिए, इधर देखिए, मां को क्या मिल रहा है बच्चे, बट बट मां को बेटा के लिए खाना बना के क्या मिलता है बच्चे, बड़ा सुख की अनुभूति होती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने समथिंग इन रिटर्न बोला, मैंने हमेशा नहीं बोला मनी इन रिटर्न, मैंने क्या बोला, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ तो मिले। ऐसे ही जरा समझिएगा, अभिषेक जब ये पराठा खाएगा इसको क्या मिलेगा, अरे इसका पेट तो भर ही जाएगा ना, इसको भी खुशी मिलेगा, तो कुछ तो मिलेगा बच्चे। मुझे बताइए जरा, तो क्या ये जब माँ बेटे दोनों आपस में अपना ऑफर एक्सेप्टेंस कर ले, तो क्या यहां भी प्रॉमिस बन गया है, पक्का। कंसीडरेशन भी है, दोनों को अपना अपना खुशी प्यार जो भी मिल रहा है बच्चे, पक्का। अग्रीमेंट तक तो दोनों की बातें ठीक है, यानी कि आप अगर इन दोनों को लेके चलें तो दोनों में मैं ये बोलूंगा अग्रीमेंट तो बन रहा है। मानते हैं इस बात को, पक्का। यानी कि इस केस में भी क्या अग्रीमेंट बन रहा है, इस केस में भी क्या अग्रीमेंट बन रहा है, बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब क्या मैं ऐसे यहां पे अग्रीमेंट लिख सकता हूं क्या? अच्छा अग्रीमेंट लिखने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑफर है, प्लीज जरा मुझे बताइए, अग्रीमेंट लिखने का मतलब ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, चलिए कंसीडरेशन है, ऑफर एक्सेप्टेंस है तो मतलब प्रॉमिस है, कंसीडरेशन है, तो मैं अगर बोलूं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू व्हाट, एग्रीमेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अगर कह रहा हूं कि अग्रीमेंट है, इसमें एक और चीज मुझे जोड़नी है, जानते हैं क्या? यहां पर देखिए अभी मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, इनफोर्सिएबिलिटी। अब इनफोर्सेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जरा ये भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, बट रुकिए जरा अभी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जरा मुझे बताइए, यही क्या बन जाएगा हमारा, कॉन्ट्रैक्ट, पक्का। तो जरा समझिएगा, अग्रीमेंट में मैं मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा इनफोर्सेबिलिटी। अब जरा इनफोर्सेबिलिटी को पहले बच्चों आराम से समझिए, इनफोर्सेबिलिटी का मतलब मैं हमेशा बोलूंगा क्या, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, या इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशन। मतलब आप ये समझिएगा जरा, कि मैं अगर आपसे ये कहना चाहता हूं कि मिस्टर एक्स ने सपोज कीजिए कार दे दिया और मिस्टर वाई ने पैसे नहीं दिए, तो क्या मिस्टर एक्स जाके हमारे कोर्ट में उनके ऊपर केस कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो मैं बोलूंगा इंटेंशन है, और इंटेंशन किस चीज की है, टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप। कि ध्यान दीजिएगा, आपने मुझे वादा किया कार देने का, जो अगर आपने कार नहीं दिया तो मैं केस कर दूंगा आपके ऊपर। बताइए जरा बच्चे, क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? अच्छा जरा आप ये बताओ, मम्मी ने बोला अभिषेक आलू के पराठे खाओगे, अभिषेक बोला हाँ, अभिषेक मुंह हाथ धो के एकदम तैयार टेबल पर बैठा, पराठा आया ही नहीं। पूछा मम्मी पराठा कहाँ है, तो बोले अरे वो बगल वाली आंटी आ गई थी, बात करने में रह गए, नहीं बना पाए पराठा। एक काम करो बिस्किट खा लो, निकलो क्लास, क्लास तुम्हारा छूट जाएगा। अब अभिषेक क्लास नहीं आएगा, पहले जाएगा कहाँ, हाई कोर्ट में या बगल वाले कोर्ट में जाएगा मम्मी के ऊपर केस करने के लिए। ऐसा करोगे जी तुम? कभी लगा आपको ऐसा कि केस करके आते, मम्मी रुको तुम वादा की थी? तो मुझे बताइए, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर हमारा सब कुछ तो था, लेकिन इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप हमारा नहीं था। तो मुझे बताइए, क्या हम मम्मी के ऊपर केस करके आते हैं क्या? नहीं करके आते हैं बच्चे। तो जरा दोनों में फर्क समझिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलूंगा, जरा मुझे बताइए, दोनों को जरा आप मुझे बताइए, इस दोनों एग्जाम्पल में मैं कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलूंगा? ये पहले वाले को मैं बोलूंगा, यहां पर इंटेंशन है तो इसीलिए यहां पर हमारा क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बना।
पहले मुझे बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? पक्का? अच्छा, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहां पर इंटेंशन हमारी नहीं थी। पक्का? अच्छा, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो क्या बना ये? कुछ तो बना है बच्चे। अरे फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बोल देंगे? जरा सोच के देखिए, जरा यहां तक में देखिए, कहां तक ये आ पहुंचा। हाँ, ये यहां तक तो आ ही चुका था। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, बट ये क्या है? अच्छा, तो जरा मुझे देखिए, क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट वर्क में छोटा सा फर्क नजर आ रहा है क्या? अग्रीमेंट हर तरह का हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वही अग्रीमेंट बनेगा जिसमें कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगी। पक्का? जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कि मैं और अभिषेक कहते हैं कि मुझे लॉ पढ़ना, सॉरी मुझे लॉ पढ़ाना, और अभिषेक कहता है सर मुझे लॉ पढ़ना है। हम लोग दोनों तैयार हैं, लेकिन कहते हैं सुनो ना, ऐसा लॉ हमने अगर तुमको पढ़ाया नहीं ना तो फिर केस वेस करने वाला बात तो नहीं होगा। ऐसा इंटेंशन हम दोनों का नहीं है। तो फिर मुझे बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना या फिर ये सिर्फ अग्रीमेंट ही रह गया? सिर्फ एग्रीमेंट ही रह गया। लेकिन अगर मान लो हम दोनों ने पढ़ने पढ़ाने की बात की है और हमारा इंटेंशन भी है कि सर पैसा ले लिए नहीं पढ़ाए तो केस कर देंगे, हम भी बोले अभिषेक पढ़ लिए आप पैसा नहीं दे तो केस कर देंगे, तो फिर बताइए अब जरा, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा बच्चों। तो मुझे आपको कहने का मतलब बस यही था अभी कि देखिए जरा आप आराम से, कि ये दो एग्जाम्पल्स अभी भी आपके सामने हैं। क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन है और कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं है? और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या वो अग्रीमेंट तो है? कि अग्रीमेंट तक तो वो पहुंचा बच्चे? क्या ये बात हम समझ रहे हैं? पक्का? बेसिक समझ में आ रहा है एकदम से? पक्का? अब आप समझिएगा जरा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमें क्या पढ़ना है? कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेकिन हमें पढ़ना कहां से पड़ेगा? ऑफर से। ऑफर समझेंगे तो एक्सेप्टेंस पे जाएंगे, एक्सेप्टेंस समझेंगे तो प्रॉमिस पे जाएंगे, प्रॉमिस समझेंगे तो कंसिडरेशन पे जाएंगे, कंसिडरेशन समझेंगे तो एग्रीमेंट पे जाएंगे, एग्रीमेंट समझेंगे तो इन्फोर्सेबिलिटी पे जाएंगे, और फिर कहां जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन बच्चों कमाल की बात है, पढ़ना आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट से पड़ेगा, आपको उल्टा उतरना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, तो आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट से ऑफर तक जाना होगा, यानी कि हम उल्टे वे में चलेंगे। लेकिन जरा समझिएगा, मैं अभी आपको ऑफर वगैरह का कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं बता रहा। मैं नॉर्मली आपसे अगर ऑफर पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? कि कुछ करने का। अगर मैं कुछ करने की बात कर रहा हूं, सामने वाले को मैं अगर अपनी विलिंगनेस बता रहा हूं कुछ करने के लिए, तो क्या वो ऑफर हो जाएगा हमारा? जैसे कि ध्यान दीजिए, मैंने बोला अभिषेक को, अभिषेक क्या तुम मुझसे लॉ पढ़ोगे? तो क्या मैं अभिषेक को अपनी विलिंगनेस बता रहा हूं कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये करने के लिए तैयार हूं, बताओ तुम्हारे लिए मैं ये कर दूं? तो बताइए जरा, क्या मैं इसी को भी ऑफर बोल रहा हूं? तो आप अभी कोई भी दिमाग नहीं लगाएं कि ऑफर कहां है, कैसे है, क्या है, डेफिनेशन में क्या है। जब आएगा हम पढ़ लेंगे। अभी सिंपल समझिए, मैं अपनी विलिंगनेस बता रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं, तो क्या मैं इसको ऑफर बोल दूंगा? पक्का? चलिए, एक्सेप्टेंस क्या बोलूंगा? अगर एक, जैसे मैंने ऑफर दिया, अगर अभिषेक उसको कहता है कि हाँ हाँ सर बिल्कुल मैं तैयार हूं, अगर वो हाँ बोल देता है तो क्या मैं उसको बोलूंगा कि उसने एक्सेप्ट कर दिया है? पक्का? और कहा जाएगा कि एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है कि एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। यानी कि एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो ही क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। यानी कि प्रॉमिस का मतलब मैं क्या बोलूंगा कि ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो गया है या ऑफर एक्सेप्ट हो गया है? एक्सेप्ट हो गया है। तो ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिस बन गया। बताइए जरा, क्या ये बात हम समझ रहे हैं? तो मैंने अभी कोई डेफिनेशन नहीं बताया आपको, लेकिन क्या हम बेसिक समझ पा रहे हैं? पक्का? चलिए फिर। अच्छा, प्रॉमिस आ गया तो हम कंसिडरेशन की बात करेंगे। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है बच्चे समथिंग इन रिटर्न, ठीक है ना? समथिंग इन रिटर्न मतलब हमेशा याद रखिएगा, मैं कभी भी नहीं बोल रहा कि मनी इन रिटर्न। मैं क्या बोल रहा हूं? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मतलब मनी भी हो सकता है और अदर देन मनी भी हो सकता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूं अभिषेक क्या तुम मुझे पढ़ाओगे, सॉरी क्या तुम मुझसे पढ़ोगे? ये कहता हाँ सर पढ़ेंगे। हम क्या देखो 10,000 रुपया फीस लेंगे। कहता है सर 10,000 रुपया तो नहीं। हम कह रहे तुम्हारा आईफोन बड़ा अच्छा लग रहा है रे, अभी तुम्हारा घंटी भी बजा था। अरे अभी बजा था ना आईफोन का, अभी अभी रिंग हुआ था जी। हाँ, अभी रिंग आया था ना। हाँ, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अरे अभिषेक तुम्हारे पास आईफोन है, हम देखो गरीब टीचर हैं, प्लीज जरा सुनिए, हम के बहुत गरीब टीचर है बाबू, 10 रुपया मिलता है हमको। शौक हमको भी है कि आईफोन रखे, लेकिन 10 रुपया में कैसे खरीदे? हम कहते सुनो ना, हम तुमको पूरा लॉ पढ़ा दे, तुम अपना मोबाइल हमको दे दो। अब जरा मुझे बताओ, क्या बदले में मुझे कुछ तो मिल रहा है? क्या मुझे पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? गुड्स मिल रहा है। मनी, मनी के बदले क्या मिल रहा है मुझे? कुछ गुड्स मिल रहा है। हाँ, अदर देन कैश मिल रहा है, कंसिडरेशन अदर देन कैश है ये। तो जरा मुझे बताइए कि क्या यहां पर भी मैं बोलूंगा कंसिडरेशन है या कंसिडरेशन नहीं है? है। हमेशा ध्यान रखिए, मैंने कभी भी नहीं बोला है कि मनी इन रिटर्न, मैंने क्या बोला है? समथिंग इन रिटर्न।
तो मतलब मुझे ये बताइए कि अगर मुझे अभिषेक 10,000 रुपया दे तो भी क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? अगर मुझे अभिषेक अपना आईफोन ही दे दे तो भी क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बनेगा? बिल्कुल एकदम से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बनेगा। पहले मुझे ये बताइए, क्या ये बात हम समझ रहे हैं? तो हमने बेसिक तरीके से ऑफर को समझा, बेसिक तरीके से एक्सेप्टेंस को समझा, प्रॉमिस को समझा। प्रॉमिस को मैंने कैसे बोला? एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। मानते हैं इस बात को? फिर प्रॉमिस में मैंने बोला जोड़ दो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मैंने क्या बोला? समथिंग इन रिटर्न। और मैंने समथिंग रिटर्न का मतलब ये कभी नहीं बोला कि मनी इन रिटर्न। मैंने बोला पैसा मिला तो भी ठीक है, कुछ भी मिल जाए, मनी के अलावा कुछ भी मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन मिलना चाहिए, फ्री में नहीं होना चाहिए भाई, कुछ तो मिलना चाहिए। अच्छा जरा समझो, कुछ तो का मतलब जरा समझो, कुछ तो का मतलब क्या होता है? जरा मुझे बताओ। अगर अभिषेक कहता है कि सर 10 रुपया तो आपको मिल कर, पूरा लॉ पढ़ा दीजिए, हम आपको 11 रुपया दें। अब बताओ जरा, हम क्या बोले कि नहीं नहीं 11 रुपया वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, या ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए, क्यों? कुछ तो मिल रहा है रे। अबे 1 रुपया भी मिला, मिला, 1 रुपया भी मिला, क्या हुआ? मिला, मतलब वो समथिंग इन रिटर्न ही माना जाएगा। क्या ये बात हमारी क्लियर है? पक्का? चलिए, अच्छा कंसिडरेशन हो गया, अग्रीमेंट बन गया। अग्रीमेंट के बाद क्या चाहिए हमें? इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी को मैंने क्या बोला? क्या दोनों पार्टी जब अग्रीमेंट कर रहे थे तो उनकी इंटेंशन थी क्या? कि दोनों मिलके केसम केसी के लिए तैयार है। अजी तुम अपना काम नहीं किया तो केस ठोक देंगे, तुम भी नहीं करोगे तो तुम पे भी केस ठोक देंगे। जरा मुझे बताइए, अगर दोनों पार्टी इस बात के लिए तैयार है तो क्या बोला जाएगा इसको? इसी को बोला जाएगा दोनों पार्टी के बीच में क्या? इंटेंशन टू एंटर इनटू, दोनों का लीगल रिलेशनशिप में जाने का इंटेंशन है। और इसी को हम क्या बोलेंगे? इन्फोर्सेबिलिटी। कि क्या एक पार्टी ने अपना काम कर दिया, दूसरी पार्टी ने अपना काम नहीं किया, तो क्या वो कोर्ट की मदद ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इन्फोर्सेबिलिटी। और अगर इन्फोर्सेबिलिटी है तो अग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है तो अग्रीमेंट क्या रह जाएगा? अग्रीमेंट ही रह जाएगा, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। पहले मुझे बताइए, क्या ये बेसिक बात हम समझ पा रहे हैं? पक्का? चलिए, अब आप थोड़ा सा नोट कीजिए कहीं पे, तो मैं अब आपको नोट करवाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हाँ स्टिकी नोट्स पे करिए, ध्यान दीजिएगा, नीचे से बनाइएगा, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बनवाऊंगा। अब देखिएगा बच्चों, अच्छा सीढ़ी मुझे बनानी है, तो सीढ़ी नीचे से दिखाऊं या ऊपर से दिखाऊं? बात तो एक ही है। चलिए मैं नीचे से ही लेके चलता हूं आपको, ठीक है? आप भी थोड़ा छोटा छोटा बनाइएगा, ठीक है ना? बेसिकली आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए आइए जरा, सबसे पहले मुझे बताइए कि मैं पहली सीढ़ी पे चढ़ना चाह रहा हूं, क्या पहली सीढ़ी पे ऑफर बैठा होगा? अच्छा मुझे छत पे जानी है, छत पे बैठा है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचने के लिए मुझे क्या एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी? बोलिए जरा। घर की छत पे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बैठा है और मैं मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हूं, मैं सीढ़ी से एक एक सीढ़ी करके चढ़ना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट पे। मुझे बताओ पहली सीढ़ी पे कौन मिलेगा मुझे? ऑफर। बोलो जरा, पहली सीढ़ी पे कौन मिलेगा? ऑफर। ऑफर जैसे मैं दे दूंगा, सामने वाला क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, रिजेक्ट कर देगा तो ऑफर खत्म। लेकिन अभी हम रिजेक्ट वाली बात नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे बताइए, एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस। पक्का? अच्छा यही दोनों मिलके क्या, यही दोनों मिलके क्या बन जाएगा हमारा? क्या प्रॉमिस? बताओ जरा, मानते हो इस बात को? चलो पहली सीढ़ी पे हमें ऑफर मिला, दूसरी सीढ़ी पे एक्सेप्टेंस मिला, तीसरी सीढ़ी पे कौन मिलेगा? कंसिडरेशन। जरा मुझे बताओ कौन मिलेगा? कंसिडरेशन। अरे बदले में क्या? बोलो जरा, बदले में क्या? हमेशा ध्यान रखो। अरे ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, अब ये बताओ ना रे, बदले में क्या? मैं तुम्हारे लिए ये काम कर रहा हूं, बदले में क्या? मैं तुम्हारे लिए ये काम कर रहा हूं, बदले में क्या? इसी को हम क्या बोलेंगे? समथिंग इन रिटर्न। तो मुझे बताइए, पहले सीढ़ी पे हमें कौन मिला था? ऑफर। ऑफर से आगे बढ़े कौन मिलेगा? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से आगे बढ़ेंगे, अच्छा ऑफर एक्सेप्टेंस यही बन गया हमारा क्या? प्रॉमिस। तो एक्सेप्टेंस से आगे कौन मिलेगा हमें? कंसिडरेशन। पक्का? अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कैसे दिखा रहा हूं आपको, देखिए जरा। अब ये कंसिडरेशन और ये प्रॉमिस मिलेंगे, ये क्या बन जाएगा? बोलिए ना जरा, यही तो एग्रीमेंट बनता है। पक्का? तो ध्यान दीजिएगा, एग्रीमेंट हमारा बन गया। बोलिए जरा, बताइए। चलिए एग्रीमेंट बन गया, अगली सीढ़ी पे आपको कौन मिलेगा? एनफोर्सेबिलिटी। बोलिए जरा, कौन मिलेगा हमें?
और ये सारी सीढ़ी को जब हम पार कर देंगे तो ऊपर में आपको मिलेगा कौन? कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें पहुंचना है कहां तक? कॉन्ट्रैक्ट तक, और एक एक सीढ़ी करके हम चढ़ेंगे। पक्का? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, ऑफर में मैं क्या जोड़ू? एक्सेप्टेंस। पक्का? एक्सेप्टेंस से आगे बढ़ूंगा मैं, क्या जुड़ जाएगा? अरे ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके ही तो प्रॉमिस बना, जोड़ने की जरूरत नहीं। ऑफर एक्सेप्टेंस जैसे ही मिला क्या बन गया? प्रॉमिस। चलो प्रॉमिस ही बोल लेते हैं। अब प्रॉमिस में मैं क्या जोड़ूंगा? कंसीडरेशन। क्या बनेगा? अग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या जोड़ूंगा? एनफोर्सेबिलिटी। क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। पक्का? चलिए, अच्छा नीचे से ऊपर गए हैं, इसी सीढ़ी से नीचे से ऊपर गए हैं, तो क्या यही सीढ़ी ऊपर से नीचे भी आएगी? पक्का? जरा मुझे बताइए, अगर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से मैं एनफोर्सेबिलिटी घटा दूं, मैं कहां जाऊंगा? एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया। अब देखिए, प्लस कर सकते तो माइनस नहीं कर सकते क्या? मैंने कॉन्ट्रैक्ट में से एनफोर्सेबिलिटी घटा दी, तो मैं कहां आ गया? अग्रीमेंट। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में से मैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप घटा दूं, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा? एग्रीमेंट। मानते हैं इस बात को? पक्का? चलिए आइए जरा, एग्रीमेंट में से मैं अगर कंसिडरेशन घटा दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस में से मैं एक्सेप्टेंस घटा दूं, मेरे पास क्या बच जाएगा बच्चों? ऑफर। तो मतलब समझिए, जो सीढ़ी आपको ऊपर लेके जाएगा वही सीढ़ी आपको क्या नीचे भी लेके आता है। पक्का? इसको आप अच्छे से सीढ़ी के फॉर्म में बना लीजिए। मेरी पेंटिंग कितनी अच्छी आप देख ही रहे हैं। ऐसा आई एम नॉट अ ग्रेट पेंटर, आई एम ओनली अ टीचर। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। तो हम लोग इसी सीरीज में पढ़ेंगे, और ये एक नॉर्मल चेन है टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात हमारी क्लियर है? तो बना के ऊपर में हेडिंग डाल दीजिएगा, चेन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले ये सीडी बना लीजिए, फिर मैं आपको कुछ सेक्शन जरा याद करवा देता हूं। अच्छा, पहले ये नॉर्मल चेन हमें समझ में आया है? पक्का? चलिए जल्दी से सीडी बना लीजिए, फिर मुझे बताइए कि हमने सर सीडी बना ली। सांप सीडी मत खेलना इस पे। लॉ बच्चों पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लॉ इज वन ऑफ द, मतलब आप समझ जाए ना, तो वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर है, मोस्ट इंटरेस्टिंग पेपर है। पता नहीं लोग इसको बोरिंग कैसे कहते हैं, इंटरेस्टिंग। हाँ ठीक है, थोड़ा थ्योरी है, लेकिन मैं इंटरेक्टिव रखता हूँ सेशन में, आपको तो मतलब जगा के रखता हूँ हमेशा। लगा आपको कि आप सो जाएंगे? अरे सोने नहीं देंगे जी, हम सोने नहीं दूंगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बात जिंदगी में भी अप्लाई कर लीजिएगा अपनी, कि जो सीढ़ी आपको ऊपर लेके जाती है ना, वही सीढ़ी आपको नीचे भी लाती है। यानी कि मेहनत करके आप ऊपर पहुंच गए, ऊपर पहुंचने के बाद अब मेहनत आपने बंद कर दी, धड़ाक से फिर क्या नीचे भी आ जाएंगे आप। इसलिए ध्यान रखिएगा, सीए फाउंडेशन में खूब मेहनत किया तो फिर इंटरमीडिएट में भी करना पड़ेगा, नहीं तो फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में, इंटरमीडिएट 5 अटेम्प्ट में। 5 5 10 10 अटेम्प्ट, 12 12 अटेम्प्ट लगता है रे लोग का। और का लगने वाला का लगबे करता है, ऐसा थोड़े है। और निकलने वाला एक अटेम्प्ट में भी निकल जाता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कैसा मेहनत की, कैसे पढ़ाई किया आपने। चलिए बताइए, सीडी बन गई आपकी? पक्का? हाँ, इसको लिख लीजिए, चेन, चेन ऑफ क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए ना, चेन फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, वो स्टिकी नोट्स आपने चिपका दिया है, उसी के पीछे साइड में अब लिखिए, थोड़ा सा पीछे साइड में लिखिए, मैं अब अच्छे से लिखता हूं आपके लिए। ठीक है, सम एट इंपॉर्टेंट सेक्शन। यानी कि ये सेक्शंस आपको अभी ही याद करा दूंगा, लेकिन आपको कल, कल मतलब कि अगली क्लास में जब मैं पूछूंगा तो आपको खुद से बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी स्टिकी नोट्स के पीछे में लिख दीजिए। हाँ लिखिए, छोटा छोटा लिखिएगा, सम इंपॉर्टेंट सेक्शन। सबसे पहले तो मुझे बताइए बच्चों, मैं पहले कुछ बनाना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए, पहले क्या मैं ऑफर बोलता था? ऑफर में क्या जोड़ता था मैं? एक्सेप्टेंस। प्लीज जरा अभी लिखना मत शुरू कीजिएगा, वरना आपको शायद जगह की दिक्कत हो सकती है। पहले मुझे लिखने दीजिए। ये क्या बनता था हमारा? ठीक है, पहले मुझे लिख लेने दीजिए, फिर आपको मैं टाइम दूंगा लिखने का। पहले मेरे साथ साथ आप बोलिए, समझिए, ठीक है ना? चलिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया हमारा? प्रॉमिस। चलिए, अब मैं कहता हूं कि मैं बोलता हूं कि प्रॉमिस
प्लस कंसीडरेशन। बोलिए जरा, अब आप लोग बोलिए, अभी तो मैंने आपको सिखाया ना, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन क्या बनेगा हमारा? एग्रीमेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए और बताइए मुझे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट? पक्का? चलिए अब कुछ सेक्शंस याद कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले समझिएगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जो है ना, ये तो हमें सबसे स्टार्ट करना है, तो हम जिस फ्लो में पढ़ेंगे उसी फ्लो में मैं आपको सेक्शंस लिखवा देता हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का सेक्शन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्टिव वर्ड का अगर हमको डेफिनेशन और सेक्शन नहीं पता है तो भैया हम तो कहेंगे शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? आइए जरा बच्चों, ये होगा हमारा सेक्शन। ध्यान रखिएगा, आप इसको क्लॉज बोलेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन है, तो इसे क्या हो जाएगा हमारा? सेक्शन 2 क्लॉज एच। पक्का? चलिए, अच्छा, एनफोर्सेबिलिटी का डेफिनेशन नॉट डिफाइंड इन एक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है ना एनफोर्सेबिलिटी, इसको एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन किसी जजमेंट में, कोर्ट में जज ने इसको इंटरप्रेट किया था कि इनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होगा। तो ये मतलब ये कहा जाता है कि अगर दोनों पार्टी के बीच में इंटेंशन है टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप, तो इसी को क्या बोला जाएगा? एनफोर्सेबिलिटी। जो मैंने आपको बार बार बोला है, क्या बोला मैंने, कि अगर इंटेंशन है दोनों पार्टीज की, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एनफोर्सेबिलिटी। तो ये जो वर्ड है ना एनफोर्सेबिलिटी, ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड नहीं है, बट इसको समझा जाता है कहां से? इसको जुडिशियली इंटरप्रेट किया था। जुडिशियली मतलब कि हमारे कोर्ट्स ने बताया था और वैसे हमने इसको इंटरप्रेट किया। क्या ये बात हमारी ठीक है? चलिए, अच्छा, अग्रीमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है हमारा? क्लॉज ई। यानी कि एग्रीमेंट के लिए हम किस सेक्शन में जाएंगे? 2 क्लॉज ई में। क्या ये बात हमारी ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने कौन सा सेक्शन बताया आपको? 2 क्लॉज एच। बोलना शुरू करो, अभी से बोलना शुरू करो, बोलते रहोगे याद होता रहेगा। सेक्शन 2 क्लॉज एच, कॉन्ट्रैक्ट 2 क्लॉज एच, एग्रीमेंट 2 क्लॉज ई, एनफोर्सेबिलिटी नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको हमने जुडिशियली इंटरप्रेट किया है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अग्रीमेंट तो आ गया 2 क्लॉज ई, तो मुझे बताइए यहां भी मैं अग्रीमेंट क्या लिख दूंगा? सेक्शन 2 क्लॉज। पक्का? चलिए, कंसिडरेशन जो है वो हमारा सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइंड है, ठीक है। तो कंसिडरेशन हम पढ़ेंगे लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज डी में पढ़ेंगे। पक्का? चलिए, अब प्रॉमिस आ गया, ठीक है ना? पक्का? तो प्रॉमिस यहां भी है, प्रॉमिस यहां भी है, तो लेकिन पहले मैं लिख देता हूं ऑफर का। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज ए बोला गया है, यानी कि 2 क्लॉज ए में क्या कहा गया? ऑफर का डेफिनेशन है, ठीक है। तो ऑफर को हमें अगर डिफाइन में क्या किया है, कैसे डिफाइन किया गया है, वो अगर समझना है तो हम लोग समझेंगे कहां? लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज ए में। पक्का? चलिए, फिर एक्सेप्टेंस को बोला गया है सेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज बी। सेक्शन 2 क्लॉज बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज बी में दो हिस्से हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। सेक्शन 2 क्लॉज बी में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो होगा वो क्या बात करेगा कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है। और उसी में दूसरा हिस्सा होगा, वो बोलेगा कि एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट? प्रॉमिस। क्या ये बात हमारी ठीक है? तो सेक्शन 2 क्लॉज बी में ही एक्सेप्टेंस भी है और सेक्शन 2 क्लॉज बी में ही क्या है? प्रॉमिस भी है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉमिस का मैं फिर से यहां पे क्या लिख दूंगा? सेक्शन 2 क्लॉज बी ही लिख दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए में क्या है? अब जरा बोलिए, सेक्शन ए में 2 क्लॉज ए में क्या मिलेगा हमें? ऑफर। सेक्शन 2 क्लॉज बी में हम उसको क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस। ध्यान दीजिएगा, ए में ऑफर, बी में एक्सेप्टेंस, और जब ये दोनों मिलता है तो बी में ही क्या बोला गया है कि एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट? प्रॉमिस। पहले बताइए जरा, क्या ये बात हमारी ठीक है? चलिए, ए और बी मिला, क्या बन गया? प्रॉमिस। पक्का? अब इसके साथ कौन आएगा? सेक्शन 2 क्लॉज डी, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जैसे ही जोड़ देंगे इसमें क्या बन जाएगा हमारा? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में हम पहुंच जाएंगे, अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? सेक्शन 2 क्लॉज ई। मानते हैं इस बात को? चलिए, 2 क्लॉज ई से आगे बढ़े, कौन सा सेक्शन लगाऊं मैं? कुछ नहीं है सेक्शन, एनफोर्सेबिलिटी लगानी पड़ेगी। जैसे एनफोर्सेबिलिटी लगा दिया आपने किसमें? 2 क्लॉज ई में, तो आप कहां पहुंच गए? कॉन्ट्रैक्ट में। और अब आप आ गए कहां? सेक्शन 2 क्लॉज एच में, जिसको हमने क्या बोल दिया है? कॉन्ट्रैक्ट। पहले मुझे बताइए, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? घर पे भी ऐसे याद कीजिए, शुरू से ही सेक्शन सेक्शन बोलते रहेंगे, आपके लिए एकदम बेसिक बात हो जाएगी सेक्शन बोलना। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? पक्का? चलिए, तो ये जल्दी से अब आप लोग बनाइए।
और ऐसे ही बनाइएगा। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा ना मल्टीपल कलर्स वगैरह यूज कीजिए आप लोग भी बनाते वक्त। तो क्या होगा ना कि आंख पे ना हाईलाइट करता है, तो आपको ना खुद ही दिखेगा, जैसे आप उस पेज पे जाएंगे ना आपको फटाक से दिख जाएगा। ये जल्दी से बना लीजिए। अच्छा, अभी इतने सेक्शंस तो आपको याद हो ही नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताता रहूंगा, लेकिन अभी ये बेसिक सेक्शंस आपको पता होने ही चाहिए। आराम से अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए और अच्छे से बना लीजिए, और एकदम रिवाइज के शुरू से ही रिवीजन करते चलिए एकदम। अभी पहले लॉ को पढ़ना सीखिए, फिर मैं इसको लिखना भी सिखाऊंगा, हर एक चीज सिखाऊंगा आपको, फिर केस लॉज वगैरह हर एक चीज एकदम प्रॉपरली हर एक चीज कर। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके जो कि आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट का चेन डिफाइन करते हैं। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? हो गया? चलिए अब एक बार फिर से जरा मेरे साथ बोलिए तो। सबसे पहले सेक्शन 2A क्या? ऑफर। ठीक है, उसमें मैं क्या जोड़ूंगा? सेक्शन 2 क्लॉज बी क्या है? एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एक्सेप्टेंस मिलेगा तो मैं कहां चला जाऊंगा? सेक्शन 2 क्लॉज सी में। 2 क्लॉज सी में चला जाऊंगा? नहीं, बी में ही रहूंगा। बी में ही क्या बोला? एन ऑफर। आप ऐसे बोलिए, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट? प्रॉमिस। पक्का? तो ए के साथ बी मिला, रह गए बी में ही, हुआ क्या? प्रॉमिस। पक्का? चलिए उसके बाद हमने कंसिडरेशन जोड़ा 2 क्लॉज डी। सेक्शन 2 क्लॉज डी हमने प्रॉमिस में क्या जोड़ दिया? कंसिडरेशन। क्या बन गया हमारा? अग्रीमेंट। पक्का? एग्रीमेंट कहां आ गए? 2 क्लॉज ई में। ई में कौन सा सेक्शन जोड़ू मैं? कोई सेक्शन नहीं था, एनफोर्सेबिलिटी थी। एनफोर्सेबिलिटी हमने जोड़ी, हम कहां पहुंच गए? सेक्शन 2 क्लॉज एच में। और 2 क्लॉज एच में कौन है हमारा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात हमारी ठीक है? ऐसे देखिए, हाँ हाँ, सी नहीं, ध्यान रखना ऐसा सी नहीं घुसा देना बीच में। 2A B D E H, ऐसे करके है, ठीक है ना? सी छोड़ के, हाँ, ई के बाद एफ भी तो गायब है। चलिए, तो पहले मुझे बताइए ये कुछ सेक्शन है जो आप याद करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे मुझे। बहुत बढ़िया, चलिए। अच्छा अब जरा मुझे बताइए, क्या हमने अग्रीमेंट में ये समझा है कि अग्रीमेंट को अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए? इन्फोर्सेबिलिटी चाहिए। पक्का? अच्छा, इसका मतलब मैं किसी भी तरह का प्रॉमिस कर लूं तो अग्रीमेंट तो बन ही जाएगा। जरा सोच के देखिए, अगर घर में अपने कसमे वादे खा लूं, घर में किसी को प्रॉमिस कर दूं, छोटा भाई बोला है भैया हम टॉप करेंगे, पार्टी दोगे? हम बोले एकदम देंगे। बोला भैया पक्का? गॉड प्रॉमिस? हम बोले हाँ गॉड प्रॉमिस। तो गॉड प्रॉमिस मतलब ऐसा नहीं 2B वाला प्रॉमिस लेकिन प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस। आप ये समझिए, क्या वहां भी वादा है, अग्रीमेंट है, बट क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? सोचिए, वहां पे इंटेंशन नहीं है हमारी। छोटा भाई को अगर हमने गिफ्ट नहीं दिया तो जाके केस नहीं कर देगा हम पे। बात को समझिए आप। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अग्रीमेंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अग्रीमेंट को अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए? एनफोर्सेबिलिटी की। अगर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो कभी भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में से इनफोर्सेबिलिटी गायब कर दूं तो फिर वो क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा बच्चे? अग्रीमेंट बच जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इधर से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अग्रीमेंट में जोड़ो क्या, तो क्या बनेगा? पक्का? और उधर से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट में से घटा देंगे क्या? इनफोर्सेबिलिटी। इनफोर्सेबिलिटी तो क्या बचेगा? एग्रीमेंट। मानते हैं इस बात को? चलिए, तो अब आपके बच्चों, अब आप अपने नोट्स को देख सकते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 1 है हमारा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताइए जरा।
क्या ये बात हमारी ठीक है? पक्का? चलिए तो देखिए जरा सबसे पहले हमारा सेक्शन 2 क्लॉज एच है, देख रहे हैं आप? उसको अच्छे से हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखिए, एकदम सेक्शन 2 क्लॉज एच एकदम दिमाग में आपके फिट रहना चाहिए। क्या ये बात हमारी ठीक है? अच्छा देखिए क्या बोल रहा है, एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। पक्का? चलिए जरा, अब आपको मैंने चेन बताया है ना, चेन में क्या बताया है कि क्या होना चाहिए, ये 2E में हमारा क्या मिलना चाहिए, इनफोर्सेबिलिटी, तभी क्या बनेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। पक्का? जरा मुझे डेफिनेशन बताइए, तो अभी क्या पढ़ा हमने डेफिनेशन? सेक्शन 2 क्लॉज एच में हमने किसका डेफिनेशन पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट का। मानते हैं इस बात को? कैसे डिफाइंड था कॉन्ट्रैक्ट? मैं ना ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स रखता हूं, एन ठीक है। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो मीन्स बोलने का और एक इंक्लूड्स बोलने का। अब ये ऑप्शन आप चुनिए कि इसमें आप मींस बोलेंगे या इंक्लूड्स बोलेंगे। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, मींस मतलब एग्जॉस्टिव। अरे बेसिक क्लास में नहीं पढ़ा था हमने, लॉ का बेसिक क्लास में पढ़ा था ना, मींस मतलब क्या, एग्जॉस्टिव। इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव। पक्का? चलिए अब आप जरा, अब आप मुझे थोड़ा सा देखिए, लॉ को ना आप बार बार समझिए, लॉ को सिर्फ ऐसा रटना नहीं होता है, समझना होता है। लीगल वर्ड्स को जितना जल्दी समझना शुरू कर दीजिएगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि आप एक बात समझिए, कल को आप पास हो गए, सीए बन गए, तो क्या आएंगे, कोई आपसे क्लाइंट कुछ पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, रुको रोहित सर से पूछ के आते हैं, ऐसा बोलेंगे? या फिर आप ही उसको इंटरप्रेट करेंगे? खुद ही करेंगे ना। तो आपको इस जर्नी में, सीए बनने की जर्नी में, लॉ को पढ़ना भी है, समझना भी है, और ये भी सीखना लॉ को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है ना? तो वो बेसिक क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैसे पढ़ूं? कॉन्ट्रैक्ट मींस एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, या फिर कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ? दोनों को बोलने में सोचिए जरा फर्क क्या रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट मींस एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, तो जरा मुझे बताइए, ये चीज देखते रहिए आप, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। जरा मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ? इंक्लूड्स होना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो दो दो लोग हो तुम, दोनों ने अलग अलग बात बोल दिया, एक ने क्या बोला मींस, एक ने क्या बोला इंक्लूड्स। अब जरा समझिए आप, ऐसे ही इंटरप्रिटेशन का झगड़ा होता है कोर्ट में। एक जज क्या बोलेगा, एक बोलेगा मींस है, या मतलब एक बोलेगा जज साहब ध्यान दीजिए, लॉ में ऐसे लिखा इसका मतलब ये होना चाहिए। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं जज साहब, इसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं, हम इंटरप्रेट करके बता रहे हैं ऐसे होना चाहिए। अब फिर फाइनल जजमेंट कौन देता है? जज। जज को जिसका इंटरप्रिटेशन या एविडेंस वगैरह ज्यादा सही लगता है उसके फेवर में वो जजमेंट दे देता है। अब आप दो लोगों में, आप लोगों ने कहा कि एक कह रहा है कि नहीं सर मींस होना चाहिए, एक नहीं इंक्लूड्स होना चाहिए। अब जरा समझिए, मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको दोनों पढ़ के बताता हूं और आप ही लोग बताइएगा मींस होना चाहिए इंक्लूड्स होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अगर कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट मींस एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके साथ इनफोर्सेबिलिटी होगी। ये क्या हुआ मींस का मतलब? कि मींस का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें इनफोर्सेबिलिटी होगी। मतलब आप ये समझिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 की। यहां पर हमारा इंटेंशन था, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि यही वाला अग्रीमेंट जो होगा ये क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आप जरा सोचिए, ये दूसरा वाला एग्जाम्पल जरा देखिए तो, माँ बेटा, इंटेंशन था क्या? क्या बेटा को आलू का पराठा नहीं मिला दौड़ के कोर्ट जाएगा? नहीं ना जाएगा, तो इनफोर्सेबिलिटी तो नहीं है। अब आप जरा समझिए, अगर मैं पढ़ता हूं इसको ऐसे कि कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, इसका मतलब समझिए कि जो अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है उसको भी इंक्लूड कर लेना। इसका मतलब जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो भी है। समझिए जरा कि जो अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, और साथ में जो अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब बताइए जरा, क्या आप ऐसा पढ़ना चाह रहे होंगे लॉ को, या फिर आप ऐसा पढ़ना चाह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें क्या होगा, इनफोर्सिबिलिटी होगी? अब आप बताइए तो कौन सही है, मींस या इंक्लूड्स? पक्का ना? अब आपको समझ में आया इस बात को? पक्का? चलिए, ये मींस है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या ये बात हमारी ठीक है? तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट मींस।
ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट मींस एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब सेक्शन 2 क्लॉज एच में जो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग दिया गया है या डेफिनेशन दिया गया है, उसको यह कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जिसमें कि क्या होगा, इनफोर्सेबिलिटी होगी। यानी कि ध्यान दीजिए, अगर मैं इक्वेशन वाइज लिखूं, बच्चों, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। बोलिए जरा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी? आप कहेंगे सर मैथ्स तो आपको आता नहीं, तो इक्वेशन कैसे बनाते? ये वाला इक्वेशन आता है, ये लॉ वाला इक्वेशन है, मैथमेटिकल तरीके से। मैथ वाला मत पूछना हमसे प्लीज, हम चक्कर खा जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट को मैं अगर इक्वेशन वाइज बोलूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। पक्का? चलिए जरा, अच्छा अगर एक बात बताइए, अगर मैं अग्रीमेंट को उधर ही छोड़ दूं और इनफोर्सेबिलिटी को इधर ले आऊं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, तो क्या होगा मेरा इक्वेशन, जरा बताइए तो। बिल्कुल सही, तो अग्रीमेंट इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं, कॉन्ट्रैक्ट माइनस, बहुत बढ़िया, क्या, इनफोर्सेबिलिटी। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में से इनफोर्सेबिलिटी को गायब कर दूं मैं तो क्या आ जाएगा, एग्रीमेंट। और अगर अग्रीमेंट में मैं इनफोर्सेबिलिटी जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब अग्रीमेंट कई तरह के हो सकते हैं, समझिए, लेकिन वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी कन्वर्ट होंगे जब वो किस तरह से होंगे, इनफोर्सेबल, मतलब इनफोर्सेबिलिटी उनमें होगी। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? पक्का? चलिए, तो जरा मुझे एक बात बताइएगा, खैर ये सब तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, पहले उसको जरा एक बार रीड कर लीजिए, फिर एक कुछ खास बात होगा जो मैं लिखवाऊंगा आपको। आइए जरा पहले देखिए इसको। तो देखिए जरा बच्चों, ये डेफिनेशन अब आप देख रहे हैं क्या, सेक्शन 2 क्लॉज एच में क्या बोल रहा है कि एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ, कसम खा लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही एग्रीमेंट होंगे जिनमें क्या होगी, एनफोर्सेबिलिटी होगी। अगर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो फिर वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। क्या ये बात हमारी क्लियर है? पक्का? तो देखिए जरा क्या बोल रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट टू एसेंशियल एलिमेंट्स। बताइए जरा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, दो एसेंशियल एलिमेंट्स। एक क्या बच्चे, एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा, ध्यान दीजिएगा मैंने और नहीं बोला है, क्या बोला यहाँ पे देखिए जरा, याद कीजिए, हमने क्या बेसिक क्लास में पढ़ा था, और एंड में फर्क होता है। और मतलब या तो ये या तो ये, एंड का मतलब दोनों दोनों। तो मुझे बताइए, क्या अग्रीमेंट भी होना चाहिए और क्या इनफोर्सेबिलिटी भी होनी चाहिए? और अगर ये दोनों चीजें होंगी तो मैं क्या बोलूंगा, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये बात हम समझ? पक्का? चलिए जरा एक बार एनफोर्सेबिलिटी देख लीजिएगा जरा, यहाँ आइए जरा, ये वर्ड देख लीजिए जरा, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, अग्रीमेंट तो हमें अग्रीमेंट के डेफिनेशन में जाके पढ़ना होगा ना, पहले जरा इनफोर्सेबिलिटी को देख लीजिए जरा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या हमने ऐसा ही पढ़ा है कि एन अग्रीमेंट, यानी कि एक अग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स अ ड्यूली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो ये क्या बोला जाएगा, ड्यूली इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। क्या ये बात हमारी क्लियर है? पक्का? कह रहा कि इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो रेफर इट एज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। बताइए जरा, क्या यही बात मैं बार बार आपको बोल रहा था? यानी कि अगर दोनों पार्टीज की इंटेंशन है कि वो लीगल रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इन्फोर्सेबिलिटी है, इन्फोर्सेबिलिटी है। और अगर दोनों लीगल रिलेशन में एंटर नहीं करना चाहते तो हम क्या बोलेंगे, इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। क्या ये बात हमारी क्लियर है? पक्का? तो मुझे बताइए, हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट को समझा, हमने क्या इन्फोर्सेबिलिटी को समझा? पक्का? तो दो चीजें हमने अभी तक समझ ली हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला गया देख लीजिए, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, और वही बोला गया एक्सेप्टेड प्रपोजल, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन मान लीजिए कि है, तो ये क्या बन गया हमारा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, तो ये क्या बना हमारा, पक्का। चलिए
अब कुछ बेसिक वर्ड्स मेरे साथ पहले सीख लीजिए, ये कुछ वर्ड्स बार बार आएंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप पहले मेरे साथ ये चीजें सीख लें। क्या ये बात ठीक है? तो आप भी अपना स्टिकी नोट्स निकाल लें और स्टिकी नोट्स पे आपको ये चीजें नोट करनी है अभी। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं मिस्टर एक्स और मैं इधर कह रहा हूं मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने बोला क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? मिस्टर वाई ने बोला हाँ, मैं तुम्हारी कार 1 लाख रुपए में खरीदूंगा। हार के क्या लगा रहा है जी? अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए जरा प्लीज जल्दी से ये देखिए, जरा जल्दी से लिखो, जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे लिखते जाना। कुछ बेसिक बातें हैं, देखिए। हाँ बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा, क्या मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया है मिस्टर वाई को, ठीक है ना? ऑफर को ही ना एक्ट में एक और वर्ड दिया गया, इसको बोलते हैं प्रपोजल, ठीक है ना? प्रपोज, प्रपोज करते हैं, तुम दूसरा वाला प्रपोज समझ रहे हो, वो वाला प्रपोज नहीं है, यहां काम करने के लिए बिजनेस वाला प्रपोजल है जी। बट खैर ध्यान दीजिए जरा, तो जरा मुझे एक बात बताइए, मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया है, मानते हैं? ठीक है, तो मिस्टर एक्स को क्या मैं बोल दूंगा? ऑफरर। बोलिए जरा, मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया है, तो मिस्टर एक्स को क्या बोलेंगे हम? ऑफरर। अगर आपसे मैं पूछूंगा हु इज एन ऑफरर, तो आप क्या बोलेंगे? ऑफर। वो तो ठीक है, मिस्टर एक्स कैसे डिफाइन करेंगे उसको? ऑफरर इज द पर्सन हु गिव्स एन ऑफर। तो उसमें कौन आया? मिस्टर एक्स। क्या मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया है, तो मैं मिस्टर एक्स को क्या बोलूंगा? ऑफरर। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? पक्का? ध्यान दीजिए, मिस्टर वाई को मैं क्या बोलूंगा? ऑफरी, यानी कि जिसको ऑफर दिया गया उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो देगा उसमें ओ आर लगा हुआ होगा जनरली, तो और बोलते हैं जनरली। जैसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं कुछ, तो मैं हो जाऊंगा ट्रांसफरर। जिसको ट्रांसफर कर रहा हूं उसको क्या बोलूंगा? ट्रांसफरी। ऐसे मैं ऑफर दे रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? ऑफरर। मैं जिसको ऑफर दे रहा हूं वो क्या हो जाएगा? ऑफरी। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? पक्का? अच्छा, ऑफर को हमने अभी जस्ट बताया प्रपोजल भी बोलते हैं, तो क्या मैं इसको प्रपोजर भी बोल सकता हूं? मतलब ये सारे वर्ड्स देख लीजिए, लॉ में अगर लिखा होगा तो मतलब आपको पता होना चाहिए। क्या ये बात ठीक है? अब आप उस वक्त ये मत बोलेगा सर ये ऑफरर का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए अभी से ही। क्या ये बात हमारी ठीक है? बोलिए जरा। चलिए, तो मुझे बताइए कि प्रपोजर क्या मैं इसको बोल सकता हूं? इसने प्रपोज किया है ना, ऑफर दिया है, क्या मैं इसको प्रपोजर बोल सकता हूं? तो दूसरे वाले को क्या बोलूं अब मैं? प्रपोजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। क्या बोलूंगा मैं इसको? प्रपोजी। बोलिए जरा, क्या ये बात ठीक है? अच्छा, ऑफर एक्सेप्ट कौन करेगा? वाई ना, तो वाई एक्सेप्ट कर रहा है, क्या बोलूं उसको? एक्सेप्टर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही मैं कह रहा हूं लॉजिक के साथ। एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टी कौन बन जाएगा? ये बन जाए, हाँ। ठीक है ना? बोलिए जरा। चलिए, ये चीज हमने लिखी। चलिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अगर मिस्टर एक्स की बात करूं तो मिस्टर एक्स के पास और इसके पास, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या हमने ऐसा बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बातें होंगी? पक्का? तो मुझे बताइए, मिस्टर एक्स के पास भी कुछ राइट्स होंगे? बोलिए जरा। और मिस्टर एक्स के भी कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे? ऐसे ही जरा समझिए, मिस्टर वाई के पास भी कुछ राइट्स होंगे और मिस्टर वाई के भी कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, तो जरा मुझे बताइए, मिस्टर एक्स का राइट क्या? मैं राइट नहीं पूछूंगा, पहले मैं बोलूंगा मिस्टर एक्स का ऑब्लिगेशन क्या है? कार देना। बहुत बढ़िया, तो आप ऐसे लिखिए, ऑब्लिगेशन क्या है? कार देना। मतलब आप ये समझिएगा, मैं ऑब्लिगेशन बोलूंगा तो ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कि उन्होंने क्या वादा किया है, वो क्या करेंगे, उन्होंने क्या वादा किया है, मैं क्या करूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट में।
वही उनका क्या होता है, ऑब्लिगेशन। बोलिए जरा। और मुझे बताइए मिस्टर एक्स का, अच्छा अब मिस्टर वाई का ऑब्लिगेशन बताइए जरा, मिस्टर वाई का ऑब्लिगेशन। हाँ क्या बोलूंगा, ₹1,00,000 देना। बताइए जरा। देखिए जरा, दोनों का ऑब्लिगेशन आप देख रहे हैं, मैंने पहले दोनों का ऑब्लिगेशन बताया कि दोनों ने क्या क्या कहा, हमारा कर्तव्य क्या, हम इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करने वाले हैं। तो मिस्टर एक्स ने बोला है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करूंगा, मैं कार दूंगा। बोलिए जरा, बोलिए ना, मिस्टर एक्स ने क्या बोला है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं कार दूंगा, और मिस्टर वाई ने क्या बोला है, ठीक है तुम कार दोगे तो मैं 1,00,000 रुपए दूंगा। मानते हैं इस बात को, पक्का। चलिए आइए जरा, अब जरा समझिएगा मिस्टर एक्स का राइट क्या होगा। मिस्टर एक्स का राइट पैसा लेना, जरा गौर कीजिए तो ये मिस्टर वाई का ऑब्लिगेशन भी तो है। मिस्टर वाई का ऑब्लिगेशन क्या है, पैसा देना। तो उनका जो ऑब्लिगेशन होगा वही दूसरे पार्टी का, एक पार्टी का जो ऑब्लिगेशन होगा ना वो हमेशा दूसरे पार्टी का क्या होगा, राइट होगा। बच्चे क्या ये बात हम समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मिस्टर एक्स का ऑब्लिगेशन क्या है, कार देना, तो मिस्टर वाई का राइट क्या बन जाएगा, कार लेना। बोलिए जरा, मानते हैं इस बात को कि मिस्टर एक्स का ऑब्लिगेशन है कार देना, तो मिस्टर वाई का राइट बन जाएगा क्या, कार लेना। मानते हैं इस बात को, बोलिए पक्का। ऐसे ही जरा समझिएगा, मिस्टर वाई का ऑब्लिगेशन क्या है, 1,00,000 देना, तो ये किसका राइट बन जाएगा, मिस्टर एक्स का। ये क्या बोलेंगे, रुपीज, हाँ 1,00,000 लेना। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए जरा, दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिफाइंड होंगे, इन्हीं को क्या बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? अब जरा समझिए इंटेंशन का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मिस्टर एक्स क्या बोल रहे हैं, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने कार दे दिया, तुमने अगर पैसे नहीं दिए तो मैं केस कर दूंगा। यही क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पक्का। ऐसे जरा समझिए, मिस्टर वाई कह रहे हैं मैंने अपना ऑब्लिगेशन कर दिया है, मैंने पेमेंट कर दिया है, तुमने कार नहीं दी है, क्या मैं केस कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, और अगर नहीं होगा तो नहीं है। क्या ये बात हम समझ रहे हैं? पक्का। ये है बच्चों हमारा राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो ध्यान दीजिएगा, ऑफरर मैं किसको बोलूंगा, एक्स को, ऑफरी किसको बोलूंगा, वाई को। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, जो होगा जिसको दिया जाएगा वो क्या है, उसमें डबल ही लग जाता है, याद है ना? और जो देता है उसको अर बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऑफरर, प्रपोजर, ये चीजें आप देख लीजिए। पहले मुझे बताइए क्या ये बातें हमारी क्लियर है? आपने अच्छे से नोट्स कर लिया, नोट कर लिया इनको, पक्का। चलिए अब आप लोग जरा देख लीजिए, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ये चीजें हो गई हैं, ठीक है ना? अग्रीमेंट वगैरह करना, अच्छा रहने दीजिए। सुनो जी, कल से टाइम से आओगे तुम, बहुत लेट करवाए थे। एक मिनट, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।